स्वागत आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में G7 में भारत, क्योंकि दुनिया के 7 सबसे ताकतवर और विकसित देशों का समूह G7 इसका 50वां शिखर सम्मेलन इटली के अपुलिया प्रांत में इस वक्त चल रहा है, जिसमें इन 7 देशों के अलावा कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आमंत्रित देशों के रूप में शिरकत कर रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण इस समूह के निर्णयों का वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन के आउटरीच सत्र को पार्टनर देश के तौर पर संबोधित करेंगे। आपके साथ इस कार्यक्रम में मैं हूं ममता चोपड़ा, मेरे साथ है निखिल सिंह। शुक्रिया ममता और नमस्कार दर्शकों। और अगले जिस तरह से कार्यक्रम चलेगा, अगले 2 घंटे में हम डीडी न्यूज पर हमारा फोकस रहेगा G7 के इस शिखर सम्मेलन पर। G7 जिसके सदस्य देशों में यूएस, यूके, जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद का पदभार ग्रहण करने के बाद से पहली आधिकारिक विदेश यात्रा पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल में और अधिक ऊर्जा और अधिक ताकत और अधिक उत्साह के साथ इस सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं। आज चर्चा इस बेहद महत्वपूर्ण G7 शिखर सम्मेलन पर रहेगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इस घंटे की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन से इतर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से की द्विपक्षीय मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के आउटरीच सत्र में होंगे शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर होगा विशेष फोकस। कुवैत में अग्निकांड में मारे गए 46 भारतीयों का पार्थिव शरीर पहुंचा स्वदेश। मृतकों में ज्यादातर केरल के निवासी। परिजनों को सौंपा गया शव। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत के अधिकारियों का सहयोग के लिए जताया आभार। 26 जून को होगा 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव। 24 जून को पहला सत्र। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की पक्ष विपक्ष से मिलकर संसद को अच्छे से चलाने की अपील। कहा, लोकसभा और राज्यसभा में जितनी अधिक चर्चा होगी, बिल की गुणवत्ता उतनी ही बढ़ेगी। नीट में धांधली और पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। एनटीए को 2 हफ्ते में देना होगा जवाब। 8 जुलाई को पहले से लंबित मामलों के साथ ही होगी सुनवाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोहराया, परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार। और आज देर रात होगी मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट यूरो कप 2024 की शुरुआत। पहला मुकाबला मेजबान जर्मनी और स्कॉटलैंड के बीच। 24 टीमें टूर्नामेंट में शामिल। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, लेकिन आइए अब फोकस करते हैं G7 पर ही, क्योंकि G7 देशों के साथ भारत के मजबूत रिश्ते रहे हैं और प्रधानमंत्री इस पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज तड़के इटली पहुंचे। और आज प्रधानमंत्री की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई है। फ्रांस, जो भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी देश रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ फ्रांस मिलकर काम कर रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री का G7 के शिखर सम्मेलन से इतर राष्ट्रपति मैक्रों के साथ यह मुलाकात अत्यंत महत्वपूर्ण। जी, निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात है इमैनुअल मैक्रों के साथ में। और सबसे खास बात है कि इस G7 के साइडलाइंस पर सबसे पहले उन्होंने इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात की। जिस गर्मजोशी के साथ में यह मुलाकात हुई, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। उसके साथ ही साथ पीएम मोदी ने आज G7 शिखर सम्मेलन के इतर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये अपने आप में पूरी तस्वीर को बयां करती है, पूरी कहानी को बयां करती है ममता। जिस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज, जो पॉजिटिविटी देखी जा सकती है, वो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। तो G7 का मंच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के मद्देनजर भी। और पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की है। और हम जानते हैं कि इस बार के G7 शिखर सम्मेलन में
रूस यूक्रेन संघर्ष हावी रहा है और ऐसे में ज़ेलेंस्की का प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात और वार्ता के दौरान तमाम बातें जो सामने निकल कर आ रही हैं वो सभी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत पहले से ही रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर अपना रुख साफ कर चुका है कि किस तरीके से इस संघर्ष का हल वार्ता के साथ ही हो सकता है। दोनों देशों को बैठकर ही इस मुद्दे का हल तलाशना होगा। लेकिन वहीं G7 के मंच पर यूक्रेन के लिए जिस तरीके से इस युद्ध के लिए फंड जुटाना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में रहा है, जिसके साथ ही 50 बिलियन यूएस डॉलर के फंड का रूस के एसेट्स के प्रयोग करके एक जिस निर्णय पर G7 पहुंच चुका है, निर्णय ले लिया गया है, सहमति बन गई है देशों के बीच, उसके भी क्या दूरगामी प्रभाव होंगे वो भी एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है। जी निश्चित तौर पर, और ये जो बैठक है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है दोनों देशों के बीच में। जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में ये जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, क्योंकि भारत लगातार ये कहता रहा है, प्रधानमंत्री ये बात कहते रहे हैं कि वो शांति पक्षधर हैं और दिस इज नो टाइम फॉर वॉर। प्रधानमंत्री इस बात को बार बार कहते हैं। लेकिन निखिल, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि ये समूह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये समूह, ये भी हमारे लिए देखना काफी दिलचस्प रहेगा। और भारत के प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे हैं आउटरीच सत्र को संबोधित करने के लिए, तो क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको भारत सामने रखना चाहेगा, ये समूह भारत को महत्व देता है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2019 से ही भारत को हर बार इस सम्मेलन में लगातार आमंत्रित किया जा रहा है और पीएम मोदी के शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं भागीदारी है। इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत की दमदार मौजूदगी वैश्विक मंच पर देश के दबदबे को दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली ही यात्रा G7 समूह और इटली के साथ भारत के मजबूत संबंधों को रेखांकित करती है। अन्य वैश्विक संगठनों की तुलना में G7 समूह को ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इसकी वजह सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान का शामिल होना है। G7 के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देश वर्तमान वैश्विक जीडीपी में लगभग 45% के भागीदार हैं। ये देश दुनिया की 10% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। G7 समूह के देश भारत के साथ अपने रिश्तों को कितना अहम मानते हैं, इसका अंदाजा G7 शिखर सम्मेलन में भारत की लगातार मौजूदगी से भी होता है। 2019 से भारत इस सम्मेलन में हर बार आमंत्रित किया गया है। 2019 में फ्रांस, 2021 में ब्रिटेन, 2022 में जर्मनी और 2023 में जापान द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद 2024 में आउटरीच देश के तौर पर भारत इस बड़े मंच पर मौजूद है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सम्मेलन में ये लगातार 5वीं शिरकत है। इस शिखर सम्मेलन में ये भारत की कुल मिलाकर 11वीं भागीदारी है। इटली दौरे में प्रधानमंत्री की कई G7 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी बेहद अहम हैं। इन मुलाकातों से पता चलता है कि दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्तियां भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कितनी उत्सुक हैं। G20 की अध्यक्षता से लेकर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के आयोजन तक भारत ग्लोबल साउथ देशों के सरोकारों की आवाज हमेशा बुलंद करता रहा है। G7 में भारत की प्रभावशाली मौजूदगी इन देशों के हितों और चिंताओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में भी बेहद लाभकारी है। पीएम की यात्रा भारत इटली संबंधों की मजबूती को भी दिखाती है। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी हाल के वर्षों में बहुत मजबूत हुई है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए बार बार प्रतिबद्धता जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि G7 का मंच भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे में G7 क्या है, इसके अंदर कौन से महत्वपूर्ण देश और क्या महत्व है G7 का, ये कुछ तथ्य आपके सामने हम यहां पर रखना चाहेंगे। क्योंकि जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि G7 एक 7 देशों का महत्वपूर्ण समूह है और ऐसे में इन 7 देशों में अगर आप नजर डालते हैं तो यूएस और कनाडा के अलावा यूरोप के 3 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली और एशिया से 1 देश जापान इसमें शामिल है। यहाँ पे यूके भी साथ ही है, जाहिर है 7 देशों के में वो भी शामिल है। लेकिन महत्वपूर्ण क्यों है G7? क्योंकि विश्व की जीडीपी की अगर हम नजर डालते हैं तो लगभग 45% इन्हीं देशों से आता है। हालांकि ये मात्र
10% आबादी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए इस मंच पर भारत की महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि भारत विश्व की अधिकतम आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, लगभग 17% से अधिक आबादी। वहीं G7 क्या है? दरअसल 1998 में पहले G7 जो 1975 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद तब 7 देश थे। 1998 में रूस शामिल हुआ, तब ये G8 कहलाया, लेकिन 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद रूस की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद ये फिर से G7 ही कहलाने लगा। 2010 से 2014 का वो वक्त था जब रूस की इसके सदस्य रहा, लेकिन उसके बाद 2014 में सदस्यता समाप्त कर दी गई। G8 से फिर से ये G7 हो गया। लेकिन G7 का महत्व इसलिए भी है कि यहाँ पे हर वर्ष शिखर सम्मेलन होता है और इस शिखर सम्मेलन में जो निर्णय लिए जाते हैं वो गैर बाध्यकारी होते हैं। ऐसे में जब आज की तारीख 14 जून, जब इटली में ये 50वां G7 शिखर सम्मेलन, तो इस सम्मेलन के क्या कुछ महत्व है, ये आने वाले जो सत्र हो रहे हैं उनमें क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है, क्या कुछ कम्युनिके निकलकर सामने आता है, वो महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इसमें G7 देशों के अलावा इस बार काफी आमंत्रित देशों को भी, यहाँ पे आमंत्रण के तौर पर भी देशों को बुलाया गया है, जिसमें यूक्रेन, भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना, तुर्की और यूएई शामिल है। लेकिन साथ ही अन्य देश हैं जॉर्डन, केन्या, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मॉरिटानिया, जो अफ्रीकी संघ का फिलहाल अध्यक्ष। आप देख सकते हैं कि अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जिन्हें इस बार आमंत्रित किया गया है, क्योंकि अफ्रीका पर चर्चा मुख्य फोकस भी रहेगा इस G7 का, और इसीलिए भारत की महत्ता भी बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज बनकर भारत सामने आ चुका है। और इसीलिए G7 जो काम कर रहा है उसमें भारत की आवाज को महत्व दिया जा रहा है। इटली में जो G7 है, इसके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें आप देखें तो अफ्रीका, जलवायु परिवर्तन और विकास, इस पर भी सत्र है, जिसमें ग्लोबल साउथ और भारत का क्या एजेंडा रहेगा, इसको लेकर जब प्रधानमंत्री अपनी बात सामने रखेंगे तो वो महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये मुद्दे न केवल वैश्विक जगत के सामने महत्वपूर्ण है, बल्कि इस मंच पर जो समस्याएं हैं उनका हल तलाशने के लिए भी भारत की सोच, भारत के विचार महत्व रखेंगे। ऐसे मध्य पूर्व और यूक्रेन संघर्ष, जिससे पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है, वैल्यू चेन्स प्रभावित हो रही हैं, इसके दूरगामी असर हो रहे हैं खासतौर पर विकासशील देशों पर, उसके मद्देनजर ये जो जटिल भू राजनीतिक चुनौतियां हैं, इसको लेकर भी क्या हल हो सकता है, इसमें भी भारत की सोच महत्वपूर्ण आधार रखती है। क्योंकि वैल्यू चेन्स की जब बात की जाती है तो भारत जो सबसे तेजी से बढ़ती हुई विश्व की अर्थव्यवस्था है, उसकी सोच, उसके विचार महत्व रखेंगे। और इसी तरीके से और भी सत्र हैं जिनका आयोजन, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहली बार पोप फ्रांसिस इस मुद्दे पर बात करने के लिए पहली बार किसी शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं, और ऐसे में क्या फ्रेमवर्क हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फ्रेमवर्क, इस पर भी महत्व दिया जाएगा। और भारत जिस तरीके से AI को लेकर अपना फोकस बढ़ा रहा है वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन वैश्विक चुनौतियां और भी हैं जिन पर चर्चाएं होंगी इस शिखर सम्मेलन में, जिसमें समस्या के समाधान को लेकर महत्व रहेगा। और ऐसे में भारत जो प्रतिबद्धता दिखाता रहा है, इन समाधान में भारत की आवाज और विचार भी प्रमुखता पाएंगे, ये एक मुखर बात है। ऐसे में अगर हम भारत की बात को देखते हैं तो भारत की नजरिए से देखें तो जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में इटली में G7 शिखर सम्मेलन के लिए ही पहुंचे हैं। और ये इस बात की महत्ता को भी दर्शाता है कि किस तरीके से इस अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मंच को भारत भी प्राथमिकता देता है। लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें तो जो इस वक्त का G7 अध्यक्ष है वो है इटली, और इटली के आमंत्रण पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष तौर पर G7 के इस शिखर सम्मेलन के आउटरीच सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। बतौर पार्टनर कंट्री भारत यहां पे इस आउटरीच सेशन में भाग ले रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। और ये महत्वपूर्ण बात है कि 2019 से लगातार भारत को आमंत्रण मिल रहा है पार्टनर देश के तौर पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 5वीं बार इस बार इस G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी कर रहे हैं। भारत लगातार 11वीं बार, भारत की 11वीं बार है कि भारत इस समिट में शिरकत कर रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 5वीं बार यहां भागीदारी कर रहे हैं। और इस सम्मेलन में जब सभी विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर भाग ले रहे हैं, ना केवल G7, जैसे हमने आपके सामने फेहरिस्त रखी कि काफी सारे आमंत्रित देश हैं, उनके भी राष्ट्राध्यक्ष यहां पे उपस्थित होंगे, तो उनके साथ भी वार्ताएं होंगी। और इन वार्ताओं के मद्देनजर इन विभिन्न देशों के साथ, जैसा हमने आपको दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ताएं भी हो रही हैं, और ये भी महत्व रखता है खासतौर पर इस तरह के वैश्विक मंचों पर। और भारत एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित है, लेकिन आउटरीच सेशन में एक पार्टनर कंट्री के रूप में भारत को जगह दी गई है, और ये भी भारत के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि जो विषय हैं इस आउटरीच सेशन के, उसमें अफ्रीका, भूमध्य सागर, ऊर्जा जैसे और AI जैसे विषय हैं जिन पर चर्चा होनी है आउटरीच सेशन में। और ये सभी वो विषय हैं जिनसे विकसित देश, विकासशील देश भी
प्रभावित हो रहे हैं। और इसी में जब सत्र में प्रधानमंत्री भाग लेंगे तब इन मुद्दों पर AI, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर, इन्हीं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और इन पर बात करते हुए वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ के सामने जो चुनौतियां हैं उसके मद्देनजर इस मंच पर इन्हीं विषयों पर विचार रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तब प्रधानमंत्री क्या मंत्र देते हैं समस्याओं के हल का, क्या बड़ी तस्वीर सामने रखते हैं, वो जरूर महत्वपूर्ण रहेगी। और ऐसे में हम इस मंच पर लगातार आपके सामने इस तस्वीर को भी रख रहे हैं कि कैसे भारत का रोल इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण रहेगा। निखिल जी, निश्चित तौर पर तो भारत का रोल किस तरह से इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण रहेगा, आपने बहुत विस्तार से, बहुत बेहतर तरीके से समझाया है इस पूरी बैठक का महत्व और जो भारत की भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 5वीं बार वहां पहुंचे हैं और हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ बेहतरीन बैठक हुई और 1 वर्ष में यह हमारी 4थी बैठक है, जो ये दर्शाती है कि हम भारत फ्रांस संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। हमारी बातचीत में रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, AI, ब्लू इकोनॉमी और कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि युवाओं के बीच नवाचार और अनुसंधान को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। मैंने उन्हें अगले महीने शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातों को सामने रखा है और इस G7 समिट पर, जिसमें कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे, इसकी शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले आइए यहाँ पर हमारे स्टूडियो में जो विशेष मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय भी करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अशोक सज्जनहार जी, जो वरिष्ठ राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक जी हमारे साथ बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ नेजा जी हैं, अतुला नेजा जी। अतुला नेजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आप तो विदेशी मामलों के जानकार हैं, तो आपसे भी कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे, आज जानने का प्रयास करेंगे। G7 किन मायनों में महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ इटली से अरुण शर्मा, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि हम मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, पहले अरुण आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि अरुण इटली में ही मौजूद है। तो अरुण, सबसे पहले हमें ये बताइए, तैयारियां पूरी आउटरीच सेशन की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन कब तक अपेक्षित है? देखिए, बिल्कुल आज का जो बड़ा हाईलाइट जो आज के पूरे दिन का कहा जा सकता है वो आउटरीच सेशन है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट आप ब्रॉडर पॉइंट्स देखिए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, अफ्रीका एंड मेडिटेरियन, इन 3 प्रोमिनेंट ब्रॉड टॉपिक्स के ऊपर एक तरह से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में जो तमाम जो सेशंस होते हैं वो क्लोज डोर सेशंस होते हैं। लेकिन इसका आउटकम बाद में निकल करके आता है, ब्रीफ किया जाता है, लेकिन क्लोज डोर सेशंस इस तरह के होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है, चूंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भारत में जो मोदी 3.0 है उसके बाद में पहली विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की। तो तमाम बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो कांग्रेचुलेट तो कर ही रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस तरह से 2047 के अंदर विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, उस दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि थ्रू आउट हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक ही बात कही है पिछले कई समय के अंदर कि मैं 2047 के लक्ष्य के लिए आगे काम कर रहा हूं, उसके लिए मुझे काम करना है। और उसी दिशा के अंदर आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इस पावरफुल ग्रुपिंग जो ब्लॉक है G7 का यहां पर संबोधित करेंगे तो अपने एक विजन को रखेंगे। वर्ल्ड ऑर्डर काफी हद तक चेंज हो रहा है, पिछले 1 डेकेड में आप देखेंगे वर्ल्ड ऑर्डर काफी चेंज हुआ है। भारत इसे लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है कई सारी चीजों के अंदर। आप देखिए यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी फॉर दैट मैटर, क्योंकि एआई की बात हो रही है, इससे बता दूं कि आज यूपीआई लगभग 2 डजन देशों के अंदर मिल रहा है। आप देखिए आईफल टावर में जाइए, वहां पे आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो भारत जो कहता है कि अब डेमोक्रेटाइज कीजिए टेक्नोलॉजी को, तो भारत उस बात को लेकर के इस डेवलप्ड इकोनॉमी के ब्लॉक के अंदर जा रहा है, कह रहा है कि आप सस्ती टेक्नोलॉजी दीजिए। तो इस बात पर नंबर 1 फोकस रहता हुआ दिखाई दे सकता है। नंबर 2 एनर्जी की बात कर लेते हैं। भारत कह रहा है कि हमारा एम्बिशियस टारगेट है 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे या होने की दिशा में आगे काम करेंगे। 2030 तक अपनी कार्बन इंटेंसिटीज को कम करेंगे। शायद ही कोई डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्री होगी जो इतने एम्बिशियस टारगेट को लेकर के आगे बढ़ने की बात कर रही है। भारत एक बड़ी डेमोक्रेसी है, वो इस बड़े लक्ष्य को लेकर के आगे चल रही है। एक तरफ 2047 तक विकसित भारत और पर्यावरण को भी साथ में लेकर के चलने की बात कर रही है। 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात है, वो बात करते हुए आगे चल रही है। जब तक अफ्रीका की बात आती है जो कि इंपॉर्टेंट, उसमें भी
एक तरह से सेशन में संबोधित रह सकता है, आउटलाइंस हो सकते हैं। तो हाल ही में भारत ने लीडरशिप रोल निभाया। आपको पता है कि G20 समिट के दौरान जो अफ्रीकन यूनियन जो G20 के अंदर आया, उसका पार्ट बना, तो उसमें भारत ने बहुत मैसिव डेलिब्रेशंस किए थे। तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम देशों को एक साथ लेकर के आना, डेलिब्रेशंस करना, और एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था इस G20 समिट में जो भारत में हुई थी। तो इसीलिए सभी की निगाहें एक तरह से भारत पर रहती हुई दिखाई देंगी। जी, निश्चित तौर पर एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, जो साइडलाइंस पर जो वार्ताएं हो रही हैं, जो बैठकें हो रही हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक से मुलाकात की, इमानुएल मैक्रों से, फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात की, उसके अलावा यूक्रेन के लीडरशिप से भी मिले। किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, बड़ा हाईलाइट कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 3.0 में पहली फॉरेन विजिट, और देखिए वर्ल्ड के टॉप लीडर्स के साथ में वो एंगेज कर रहे हैं। चाहे आप इमानुएल मैक्रों की बात कर लीजिए, चाहे आप यूके की लीडरशिप की बात कर लीजिए, ये एक बहुत बड़ा मैसेज देता है कि आज के वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनके साथ भारत एंगेज कर रहे हैं। अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें तो देखिए, आज दुनिया भर को भारत का एक बहुत बड़ा मार्केट दिखता है। कई सारी जो कंपनी है, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, चाइना से अपनी कैपेसिटीज को वाइंड अप करके दूसरी जगह ऑप्शंस तलाश रहे हैं, क्योंकि एक तरह से ग्लोबली स्लोडाउन हमें देखने को मिल रहा है। लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज आजकल कैपेसिटीज को नहीं बढ़ा पा रही है, स्लोडाउन के दौर से गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसे में एक कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट को देखा जा रहा है। तो आप देखिए कि फॉक्सकॉन जैसी कंपनी वो भारत में अपनी कैपेसिटीज को एनहांस कर रही है। एप्पल देखिए, $2 बिलियन से ऊपर का वो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग करके भारत में दिखा देती है। तो भारत एक लुक्रेटिव कंट्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, भारत एक इकोनॉमिक मैन पावर, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सब मुहैया करा रहा है। तो भारत एक तरफ अपनी इंडिया ग्रोथ स्टोरी को इस जो पावरफुल ग्रुपिंग के साथ साथ जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई है, इस पर हाईलाइट कर रहा है। क्या कुछ विजन भारत का रह सकता है यहां से आगे जाते हुए, उस पर फोकस करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ इस बात पर भी फोकस कर रहा है कि कैसे वो ग्लोबल ऑर्डर का या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है भारत। तो एक तरफ मेक इन इंडिया पर फोकस, और दूसरी तरफ कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट भारत बन सके, इन बातों पर भी फोकस कर रहा है। लेकिन आज का एक और जो बायलैटरल में टेक अवे रहा, वो ज़ेलेंस्की के साथ में रहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी का, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको याद होगा हिरोशिमा में भी यही हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि जहां तक क्राइसिस, यूक्रेन क्राइसिस की बात आती है, डिप्लोमेसी और डायलॉग के माध्यम से तमाम मसलों को सुलझाने की जरूरत है। जब तक रशियन लीडरशिप से बात आती है तो उनसे भी कहा कि दिस इज नो टाइम फॉर वॉर। और यूक्रेन की जब तक बात आई तो एक तरफ उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी दी है, और लगातार इस बात को आज भी रिटरेट किया प्राइम मिनिस्टर ने कि दिस इज जो थिंग्स कैन बी सॉर्टेड आउट विद डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, उस पर फोकस करना चाहिए। बिकॉज भारत बुद्ध का देश है। उसी मैसेज को लेकर के भारत इन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर और इन वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिलकर के इसी संदेश को आगे लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अरुण, नजर बनाए रखें आप। फिलहाल हम रुख करना चाहेंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमानों का। अशोक जी, सबसे पहले आपके पास ये सवाल लेकर कि भारत ने सफल G20 की अध्यक्षता से एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि जो विश्व के सामने विवादित मसले हैं उन पर भी एक सहमति बनाई जा सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री का G7 के मंच पर इस आउटरीच सेशन में भाग लेना क्या संकेत देता है, खासतौर पर G7 के लिए भारत के महत्व को लेकर? जी, बहुत धन्यवाद ममता जी, मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, जब G20 का यहाँ पर शिखर सम्मेलन हो रहा था, तब मेरे विचार से पूरी दुनिया में किसी ने ये नहीं सोचा होगा जो भारत इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाएगा। मैं उस चीज़ पर नहीं जाता हूँ जो हमने करीब 200 मुलाकात की, करीब 60 अपने शहरों में अलग अलग जगह पर, जिससे कि हम अपने भारत के बारे में भी पूरी दुनिया में जो भी वहाँ से लोग आए सीनियर लेवल पर, चाहे वो मंत्री आए या फिर सीनियर ऑफिसर्स लेवल पर आए, उन सबको हमने भारत का एक नमूना दिखाया, नज़रिया दिखाया। नहीं तो पहले तो दिल्ली में आकर मुलाकात हो जाती थी, वो चले जाते थे, परंतु भारत की जो विविधता है वो दिखाई। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा जो चुनौतियां थी हमारे सामने जब हम G20 शिखर सम्मेलन कर रहे थे। आपको याद होगा नवंबर 2022 में जब बाली का शिखर सम्मेलन हुआ था, तो तब जो प्रधानमंत्री ने वाक्य बोले थे समरकंद में सितंबर 2022 को राष्ट्रपति पुतिन को, दैट दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, उसी को लेकर वहां पर सर्वसम्मति हुई थी। सभी लोग सहमत इस पर हुए थे। परंतु पिछले साल जनवरी फरवरी के आते आते ये वाला जो कंसेंसस था ये एकदम खराब हो गया था, और जो भी उसके बाद मुलाकातें हुई, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर्स की हुई, फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई, वहाँ पर कोई सर्वसम्मति से उनको जो भी अग्रीमेंट्स थी उनको पास नहीं किया गया। तो लोग यही सोच रहे थे जो भारत इसको
आगे ले जाने में बिल्कुल सफल नहीं होगा। परंतु हमने भारत में, क्योंकि हमारा जो प्रधानमंत्री की यहाँ पर जो आउटरीच है, जो उनका पर्सनल रेपो है, जो उनकी पर्सनल केमिस्ट्री है और लीडर्स के साथ, मैं ये कहूँगा जो कोई भी विश्व नेता जो यहाँ पर आए थे G20 के, वो ये नहीं चाहते थे जो भारत की अध्यक्षता में ये जो शिखर सम्मेलन हो रहा है ये फेल हो। और इसी वजह से हम पहले दिन ही इसके ऊपर सर्वसम्मति हम बना पाए। और इससे मैं समझता हूँ पहले भी, क्योंकि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी हुई है, हम 5वें स्थान पर आ गए हैं। परंतु इसके साथ साथ क्योंकि हमने G20 के शिखर सम्मेलन में हमने बिल्कुल सफलता प्राप्त की, भारत का कद इसमें और भी बढ़ जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे हम लगातार दर्शकों को दृश्य दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो इन विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात हुई है, इनके भी महत्वपूर्ण मायने होते हैं निखिल, और ये समझना भी जरूरी है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। ब्रिटिश पीएम के साथ मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि इटली में पीएम ऋषि सुनाक से मिलकर खुशी हुई। मैंने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। सेमीकंडक्टर, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में संबंधों को गहरा करने की काफी संभावनाएं हैं। हमने रक्षा क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने पर भी बात की है। तो प्रधानमंत्री ने खुशी जताई है और तमाम क्षेत्रों के विषय में उन्होंने बताया कि किस तरह से जो चाहे वो सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, व्यापार जैसे क्षेत्रों में संबंधों को और गहरा करने की काफी संभावनाएं उन्होंने जताई हैं। बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण है। जी ऐसे में नेजा जी, जब हम इस तरह के द्विपक्षीय वार्ताओं की बात करते हैं, खासतौर पर इस तरह के वैश्विक मंच G7 जैसे मंच के इतर जब मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री का इस मंच पर खासतौर पर चुनावों में एक बड़ी जीत दर्ज करने के बाद पहुंचना, और तमाम देशों के अगर हम हालात को देखते हैं तो पाते ही सभी लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन इटली को छोड़कर तमाम जो 6 देश हैं G7 के, उनके सामने अपने देशों में चुनौतियां उन राष्ट्राध्यक्षों के सामने मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का जिस जीत के साथ और विश्वास के साथ और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री इस मंच पर पहुंचे हैं, इन द्विपक्षीय वार्ताओं से कितना कुछ हासिल किया जाता है, क्या महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं इसके? ममता जी, ये इलेक्शंस के बाद जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हैं और जीत के पहुँचे हैं, तो एक तरह से एक हाई ग्राउंड पे है, एक मॉरल हाई ग्राउंड पे भी है। और बाकी जगह पे चुनाव होने, जैसे आपने कहा ब्रिटेन में चुनाव हो रहे हैं, होने वाले हैं, फिर तो उसमें अभी क्या नतीजा निकलेगा हम उसको कह नहीं सकते। लेकिन भारत की तरफ से जो है, एक जीत जब आपके पीछे होती है, देन द विंड इज़ बिहाइंड यू, और वो एक तरह से एक सिंबॉलिकली इम्पॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात जो है कि ये जो बातें होती हैं बायलैटरल्स, ये एक कॉन्टेक्स्ट में होती हैं, और कॉन्टेक्स्ट एक डोमेस्टिक होता है कि भारत को एक विकसित भारत का एक गोल है, ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए आपको पूंजी निवेश चाहिए, आपको ट्रेड जो है वो बढ़ानी होती है। तो रक्षा के क्षेत्र में AI, ये सब जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके ऊपर आप चाहते हैं कि भारत और मजबूत हो। तो ये बायलैटरल्स में ये सारी बातें होती हैं, और भारत की एक आउटरीच होती है। जैसे अगर आप फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के साथ जो है इंडियन ओशन पावर है एक फ्रांस, लेकिन हम भी फ्रांस के साथ जुड़ के अपनी छवि जो है वो इंडियन ओशन में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कई टेरिटरीज़ है, आइलैंड टेरिटरीज़ जो फ्रांस की हैं। तो इस तरह से ये एक डोमेस्टिक एजेंडा जो हमारा है, जो हमारे गोल्स हैं, उसके साथ ये बायलैटरल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो एजेंडा से हमें साफ दिखते हैं। तो ये एक पार्ट हमारा जो है विकसित भारत के साथ ये जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात जो है कि हम एक तरह से, जैसे अशोक जी ने कहा कि G20 के बाद एक तरह से ग्लोबल साउथ के लीडर उभर के आ रहे हैं। ये हमने कोविड के समय भी देखा, जब वैक्सीन पहुंचाई गई ग्लोबल साउथ को भारत ने। तो ये ग्लोबल साउथ की जो बात है, भारत जो बातचीत करेगा बायलैटरल या आउटरीच प्रोग्राम में, वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा। एक तरह के जो कंसर्न्स ग्लोबल साउथ के हैं, चाहे वो ऊर्जा के मामले में हो, साइबर सिक्योरिटी के हो या AI के हो, तो एक तरह से एक रिप्रेजेंटेशन करेगा ग्लोबल साउथ की। तो इस तरह से ये दोनों बायलैटरल और जो आउटरीच सेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बायलैटरल के बियॉन्ड जा रहे हैं।
जी जी, निश्चित तौर पर एम्बेसडर सज्जनहार, जब हम इसको एक स्टेप फर्दर लेकर जाने की बात कर रहे हैं, हम कहें कि ग्लोबल साउथ को लीड करता हुआ नजर आता है भारत, तो भारत का या ग्लोबल साउथ का क्या एजेंडा रहने वाला है, किस तरह से इसको देखते हैं, और जब हम ये बात करते हैं कि प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार जीत कर पहुंचे हैं नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए जोश के साथ में, तो ये इसका भी कितना फर्क है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा निखिल, तीसरी बार लगातार जीत हुई है, और मैं इसे कहूँगा जो अगर हम देखें और जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं तो ये बिल्कुल ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है, अनप्रेसिडेंटेड है, और इतनी सारी इतनी बढ़त से वो फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वो गए हैं। दूसरा है हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैं, क्योंकि भारत ने 2 मर्तबा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ये वाले ऑर्गेनाइज किया है। एक तो शुरुआत में ही 12-13 जनवरी को पिछले साल हमने किया था, जिससे कि हम जो भी ग्लोबल साउथ के देश हैं, देखिए करीब उसमें 125 देशों ने शिरकत की थी, और सब ने अपना समिट लेवल पर शिरकत की। उन्होंने अपने इनपुट्स दिए, जो हमारी क्या कंसर्न्स हैं, हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी क्या चिंताएं हैं, और हमारी क्या एस्पिरेशंस हैं, और भारत ने उनको G20 का जो भी फाइनल डॉक्यूमेंट है, चाहे वो हम डेट के ऊपर बात कर रहे हों, कर्ज के ऊपर बात कर रहे हों, या फिर हम निवेश के ऊपर बात कर रहे हों, या फिर हम सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस के ऊपर बात कर रहे हों, तो जो उनके कंसर्न थी, जो खाद्यान्न पदार्थ उनको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जब से युद्ध शुरू हुआ है रूस और यूक्रेन का, तो तब से ये वाली चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और जो विकासशील देश है उनके लिए ज़्यादा बढ़ी हैं। ना उनके पास ऊर्जा है, ऊर्जा के दाम और ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो ये सब जो कुछ है विकासशील देशों के जो ग्लोबल साउथ की जो कंसर्न्स हैं, उसको हमने रिफ्लेक्ट किया है। और अभी भी जब प्रधानमंत्री वहाँ पर गए हैं तो उन्होंने ये बिल्कुल बताया, जाते हुए उन्होंने बताया, जो जब वो बातचीत करेंगे, जब वो अपने काउंटर पार्ट से, इंटरलोक्यूटर से बात करेंगे, जैसे अभी फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, तो ग्लोबल साउथ के विषयों पर वो बिल्कुल बात करेंगे। और अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं निखिल जी, तो फिर अफ्रीका का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अशोक जी, यहाँ पे ये भी और करने लायक बात है कि इस बार पहली बार अफ्रीका को शामिल किया गया है G7 पर। मॉरिटानिया जो अध्यक्षता करता है अफ्रीकी संघ की, और ये भी दीगर है कि G20 में अफ्रीकी संघ को भी तभी शामिल किया गया जब भारत अध्यक्ष था। तो इन मायनों में भी कह सकते हैं कि भारत की आवाज, भारत की महत्ता और बढ़ जाती है इस मंच पर। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं जो ये क्रेडिबिलिटी का वो है, विश्वसनीयता की बात है, जो इन देशों को विश्वास हो गया, जो भारत जो कहता है वो करके दिखाता है। आपको याद होगा 2022 में बाली में जब ये समिट हो रहा था नवंबर में, तो तब अफ्रीकन यूनियन के उस समय जो राष्ट्रपति थे वो आए थे, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर खड़े हुए थे, बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा ये जो मुद्दा है अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप का, ये इतने सालों से चल रहा है परंतु इसके ऊपर कुछ और काम नहीं किया जा रहा है। तब प्रधानमंत्री ने कहा था हमारी अध्यक्षता में इसको हम जरूर पूरा करेंगे, और पूरा कर दिखाया, और बिल्कुल पूरा करके दिखाया उन्होंने, उस वादे को निभाया निश्चित तौर पर। तो ये एक निश्चित तौर पर बड़ी बात है। और जब हम अफ्रीका की बात करते हैं, उसको तमाम सारी चीज़ों में शामिल करने की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ की आवाज़ की बात करते हैं, एक जो सारे इश्यूज़ है, जब हम ऊर्जा की बात करते हैं, अतुल अनेजा ये आपके पास आएंगे, और ऊर्जा सुरक्षा की भी बात होती है, कार्बन एमिशंस को कट करने की बात होती है, तो किसी तरह का जो प्रेशर है, जिसको कहना चाहिए कि जो विकसित देश कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ पर बनाते नजर आते हैं, उस पर बड़ी कट टू कट बात करता रहा है भारत ग्लोबल साउथ की तरफ से। किस तरह से देखते हैं कि G7 में भी कम से कम भारत इन चीज़ों पर लीड करता हुआ नजर आएगा? निखिल जी, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एजेंडा है, ये जो एनर्जी सिक्योरिटी या ऊर्जा सिक्योरिटी की बात जो है। अब इसमें जो है कि हमारा जो रवैया है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को आगे उसको बहुत प्रोत्साहन देते हैं। सोलर अलायंस भारत का एक इनिशिएटिव रहा है, बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, और साथ साथ विंड एनर्जी हो उसके ऊपर हम उसको गौर कर रहे हैं, चाहे हम इलेक्ट्रिक कार की रेवोल्यूशन हो उसके ऊपर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से रिन्यूएबल्स हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सिर्फ रिन्यूएबल्स ही नहीं, हम चाहते हैं कि एनर्जी का मिक्स हो, और जो अब आजकल के जो विकसित देश हैं
उन्होंने जब वो राइस पे थे तो उन्होंने कोयले का भी इस्तेमाल किया, तेल का भी इस्तेमाल किया, लेकिन जब डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, जब ग्लोबल साउथ की बात हो या भारत की बात हो, तो एक तरह से भारत एक बैलेंस बना के रखता है कि हाँ ज़रूरत है हमें रिन्यूएबल्स की तरफ जाने की और नेट ज़ीरो की तरफ जाने की, लेकिन साथ साथ जो कन्वेंशनल एनर्जी है जिसमें गैस आती है, नेचुरल गैस आती है, ऑयल आता है, तो इन सब का एक मिश्रण होना चाहिए, खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। और उसमें आपने अफ्रीका का नाम लिया, अफ्रीका को बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी सरप्लस रहे। अफ्रीका के अंदर वाटर रिसोर्सेज है बहुत सारे, कॉन्गो रिवर है, उसको अगर आप हार्नेस करते हैं तो 30,000 मेगावाट की ये एक प्रोजेक्ट से आप कर सकते हैं उसको। एक ऐसी उनकी एजेंडा 2063 की प्लान है जिसके अनुसार अगर आप चलें तो उससे आप इंडस्ट्रियलाइज कर सकते हैं पूरे अफ्रीका को। अभी ये मुद्दे जो हैं आगे बढ़ेंगे कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है इनकी ट्रांजिशन भी डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ होनी चाहिए। भारत एक विकसित भारत की तरफ जा रहा है 2047 में, लेकिन साथ साथ जो बाकी के ग्लोबल साउथ के देश हैं, वक्त आ गया है कि ये भी विकसित बने और उसके लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जैसी भारत में हो रही है वो वहाँ भी करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है इसलिए भी कि विकास भी करना है लेकिन साथ ही पर्यावरण को भी बचाना है, और इसलिए जलवायु परिवर्तन भी G7 के मंच पर महत्वपूर्ण मसला है जिस पर चर्चा की जा रही है। लेकिन इसको चर्चा को हमारे स्टूडियो की चर्चा को भी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे इसी कार्यक्रम के साथ। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बेहद महत्वपूर्ण 5वां G7 शिखर सम्मेलन चल रहा है भारत के। जी 50वां, शायद मैंने 5वां कह दिया, माफी चाहूंगा। 50वां, 5वीं बार दरअसल हमारे प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं नई ऊर्जा नए जोश के साथ में, और हम इस बात पर बार बार एम्फेसाइज भी कर रहे हैं क्योंकि भारत जिस तरह से 2019 से प्रधानमंत्री लगातार इसमें जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और इस बार नई ऊर्जा नए जोश नई शक्ति नई ताकत के साथ वो वहां पहुंचे हैं, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। और G7 शिखर सम्मेलन जो है वो उसका क्या कुछ महत्व है और भारत की उसमें क्या कुछ भूमिका रहने वाली है, आउटरीच में प्रधानमंत्री का संबोधन क्या कुछ होने वाला है, इन सब तमाम विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जी निखिल, और अभी हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि ग्लोबल साउथ की आवाज बना हुआ है भारत, और ग्लोबल साउथ इस G7 के मंच पर भी विभिन्न सेशंस में इस पर भी चर्चा हो रही है, और इसलिए भारत की महत्ता और बढ़ जाती है क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ के मसलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जमीन प्रदान करने में सक्षम रहा है। और अशोक जी, इसीलिए इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी जो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हम विकास की बात तो कर रहे हैं, ऊर्जा की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ग्लोबल साउथ के विकास की भी बात कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन जिसको लेकर भी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि हम वो जो 1.5 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ना था हम उसको नियंत्रित कर पाने में असफल रहे हैं। ये मुद्दा क्या हम सहमति बना पा रहे हैं? अलग अलग मंचों पर बात होती है, करेंगे, इस पर भी निर्णय लिया जाता है, लेकिन कथनी और करनी में फर्क रह जाता है। और इस मंच से क्या अपेक्षा? खास बात है कि कई बार ममता जी ये भी बात आती है कि उसके लिए एक फंड भी जुटाया जाए, लेकिन सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उस फंड के का जो परफॉर्मा है या ये कहा जाए कि जितना उनसे अपेक्षा की जाती है उस पर वो खरे नहीं उतरते। हालांकि हाल में इसमें कुछ कदम तो उठाए गए अशोक जी, लेकिन अब क्या उम्मीद? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ये जैसे कहा जाए बिल्कुल डायलेमा है, परंतु कथनी और करनी में बहुत अंतर है इसमें। जैसे आपने बताया 2 मुद्दे हैं। अगर आप 2009 में देखें कोपेनहेगन की जो मीटिंग हुई थी उसमें COP15 था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 15, उसमें ये कहा गया था जो विकसित देश हैं वो $100 बिलियन देंगे विकासशील देशों को जिससे कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को वो इस्तेमाल कर पाएँ, परंतु अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत बात हुई है अभी पिछले जो 2-3 साल मीटिंग्स हुई हैं, परंतु अभी तक उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं हो पाया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो हमने जो एक
पेरिस अकॉर्ड में 2015 में हमने ये निर्णय लिया था, जो इस शताब्दी के अंत तक 1.5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो, वो हमने अभी से पा लिया है। और अगर बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा तो फिर ये करीब 4 डिग्री ज़्यादा बढ़ जाएगा और उससे पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है। तो इसीलिए इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है और ये ग्लोबल साउथ के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्लोबल साउथ ये करना चाहे परंतु ना तो उसके पास फाइनेंस है, ना उसके पास रिसोर्सेज हैं, ना उसके पास टेक्नोलॉजी है। और जो हम बातचीत करते हैं विकसित देशों से वो यही है, जो आप कंसेशनल फाइनेंस दीजिएगा और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी दीजिएगा, जिसका कि आप इतने ज़्यादा दाम नहीं लें विकासशील देशों के साथ, क्योंकि तभी हम उस रास्ते पर आगे चल पाएंगे। और हमारे लिए ऊर्जा की बहुत ही इसका महत्व है। परंतु पिछले सालों में हम देख रहे हैं, चाहे वो कोविड-19 हुआ हो या फिर रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ हो, तो इससे विकासशील देशों के ऊपर और ज़्यादा दबाव पड़ा है। परंतु एक ही अच्छी बात हुई है ममता जी, इसमें जो भारत ने जब फोकस किया है ग्लोबल साउथ पर अपनी G20 की अध्यक्षता में, तो ये पूरी दुनिया के सामने आ गया है। जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनको आप हाशिए में और ज़्यादा नहीं रख सकते। उनके ऊपर आपने कंसंट्रेट करना है, उनके ऊपर आपने फोकस करना है। इसीलिए आप देख रहे हैं जो इस बारी हम देखते हैं जो कितना ये ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, जैसे आपने कहा, उसमें सम्मिलित किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, जो मैं ये प्रयास करूंगा जब मैं यहाँ पर आता हूँ, जो G20 में जो हमने निर्णय लिए हैं उनको हम G7 के मंच पर हम कैसे तालमेल भी बना सकें उसके बीच, इस बात को भी उन्होंने सामने रखा है। जी अनेजा जी, इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, भारत की महत्ता क्या टाइमिंग के हिसाब से भी इस वक्त बढ़ गई है? क्योंकि लगातार जैसे वैल्यू चेन्स की बात की जा रही है और जिस तरीके के जटिल भू राजनीतिकरण के मद्देनजर जिस तरीके के हालात विश्व में बने हुए हैं, वैल्यू चेन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, खासतौर पर विकासशील देशों के लिए। चीजें उपलब्ध हों और सही दाम पे उपलब्ध हों और सुलभ हों, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। ऐसे हालात में भारत की महत्ता कितनी बढ़ जाती है G7 के मंच पर? ममता जी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल सिस्टम इवॉल्व कर रहा है उसके अंदर एक तरह से चाइना को कहा जाता था चीन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वो कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि वो नहीं रहा उस तरह, उस एक्सटेंट तक नहीं रहा। और इसलिए जो है कि और जो पूंजी निवेश करने के लिए देश उत्सुक हैं, पॉलिटिकल रीजंस के कारण भी और अदरवाइज भी, वो भारत की तरफ देख रहे हैं। और एक परफेक्ट मैच है, क्योंकि भारत इस वक्त मेक इन इंडिया के लिए भारत ने अपने दरवाजे खोले हैं। तो चाहे वो एप्पल फ़ोन्स हो या और मैन्युफैक्चरिंग हो, लेबर कॉस्ट भारत की कम है, स्किल्ड लेबर यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक G7 के लिए मैं कहूँगा और एक अपॉर्चुनिटी है कि भारत के अंदर पूरी तरह से वैल्यू चेन्स और पूंजी निवेश किया जाए, ताकि जैसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत को, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो वो जो एक तरह से सपना है वो पूरा होने के पूरे जो सर्कमस्टांसेस है उसके लिए बहुत ही अनुकूल है। लेकिन ये जो एक सोच दर्शाई जा रही है कि जिस तरीके से इस मंच पर भारत की महत्ता भी बढ़ रही है और जिस तरीके के हालात विश्व में बन रहे हैं उसके मद्देनजर जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ती है, सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है, एक सोच ये प्रदर्शित की जा रही है कि हो सकता है भविष्य में भारत को भी G7 का अंग बना लिया जाए। इसको लेकर क्या कहेंगे? वो G7 से G8 बन सकते हैं, लेकिन अभी तक हम देखते हैं ममता जी कि G7 जो है वो एक विकसित देशों का है। भारत की अभी छवि और हमारी आइडेंटिटी फ्रैंकली इमर्जिंग इकोनॉमी की है और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं और हमारी आइडेंटिटी उसकी लीडरशिप को सबको कलेक्टिवली लेके जाने की है। तो मुझे नहीं लगता कि G7 में प्रवेश करना अगर करते हैं तो फिर हम पूरे ग्लोबल साउथ की बात लेके आगे करते हैं, लेकिन हमारी आइडेंटिटी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए यहाँ पे रोकना चाहेंगे क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। हमने दृश्य भी अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से अभी इस द्विपक्षीय वार्ता के भी महत्वपूर्ण मायने लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ हुई वार्ता और मौजूदा संघर्ष के बारे में उन्होंने दोहराया कि भारत मानवीय दृष्टिकोण में विश्वास रखता है और भारत ये मानता, उन्होंने ये बात रखी है कि बहुत सार्थक बैठक हुई है
राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, और जिस तरीके के मानवीय दृष्टिकोण में भारत विश्वास रखता है, मानता है कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही शांति का रास्ता निकलेगा। तो इस बात को अपने ट्वीट के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने इस बात को सामने रखा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ जब बातचीत हुई है तो उसमें इसी बात को उन्होंने सामने रखा जो भारत लगातार रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सामने रखता रहा है कि बातचीत को, इस संघर्ष को बातचीत के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से ही, कूटनीति के माध्यम से ही इसका रास्ता निकाला जा सकता है। बिल्कुल, कूटनीति के माध्यम से ही शांति का रास्ता निकाला जा सकता है। और खासतौर पर उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ तो हम बेहतर संबंध बनाने के लिए उत्सुक हैं और बेहतर संबंध कर भी रहे हैं, लेकिन जो शांति है उसका जो रास्ता है वो वार्ता की मेज से ही निकलेगा, कूटनीति से निकलेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस होंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भार, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम जिसमें हम लगातार बात कर रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक आउटरीच सत्र में, जिसके लिए उन्हें आमंत्रित किया गया, उसमें वे भाग ले रहे हैं, जिसमें अफ्रीका के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और भूमध्य सागर के ये वो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा रही है, जिन पर प्रधानमंत्री भी भारत का रुख, भारत के विचार सामने रखेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान भी उपस्थित है जिनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। और अनिजा जी, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको लेकर बात करना चाहेंगे, क्योंकि इस मंच पर पहली बार पोप फ्रांसिस को भी आमंत्रित किया गया है। पोप फ्रांसिस स्वयं इस मुद्दे पर बात करने के लिए इस मंच पर आ रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी लगातार विभिन्न मंचों पर एआई के खतरों की बात कर चुके हैं, जिस तरीके से इन चुनावों में हमने देखा कि एआई जनरेटेड पिक्चर्स और वीडियोस को लेकर भी वक्त वक्त पर आवाज उठती रही है। एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके, क्योंकि एक नई तकनीक है जिसको लेकर अब एक सोच आगे आ रही है, काम किया जा रहा है। भारत का फोकस कैसे इस मंच पर एक महत्वपूर्ण आवाज बन सकता है? ममता जी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। उसके फ़ायदे ज़रूर हैं, आप मेडिसिन में देखेंगे, सर्जरीज वगैरह, बहुत उसके अन्य फ़ायदे हैं, लेकिन उसकी एक डिस्ट्रप्शन ये है कि लोगों को, वर्कर्स को ये रिप्लेस कर रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, जैसे विकासशील देश है भारत जैसे हैं, अगर ओवर यूज़ ऑफ एआई होता है तो फिर लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। मैं तो एक जर्नलिस्ट की भी बात करता हूँ कि हमारी भी शायद जगह ना रही यहाँ पर, अगर यहाँ बॉट्स बिठा दिए गए और एआई एंकर्स तो आ ही चुके हैं, हम जानते हैं। तो इसके लिए आपको एक रेगुलेशन चाहिए। अब ये नहीं है कि पहली बार ऐसी चीज़ हुई है। अगर आप देखें, जब न्यूक्लियर पावर आई थी और न्यूक्लियर वेपन्स आए थे, तो एक तरह से उसके ऊपर चर्चा होके और हमने एक CTBT बनाई, आपने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाई, ताकि उसका जो पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है उसको हम इस्तेमाल करें, लेकिन जो उसके प्रोलिफरेशन की बात है उसको कंट्रोल करने के लिए एक पूरी तरह से रेजीम बनाई गई। टाइम आ गया है कि AI के लिए भी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो
और जिसमें उसके जो फ़ायदे हैं वो हमारे बरकरार रहें, और जो उसकी डिस्ट्रप्शन है स्पेशली जो ये ग्लोबल साउथ में करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट का जो खतरा है इसके ऊपर, तो उसको भी एड्रेस किया जाए। ये एक काम अभी शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री जो अपना बात रखेंगे वो सिर्फ भारत की नहीं बट ग्लोबल साउथ की जो कंसर्न्स हैं वो इस डिबेट के ऊपर जाएंगे, क्योंकि उसके कई जैसे आपने कहा कि मिसलीड करने की भी ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, डीप फेक टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो एक तरह से हर तरह से उसके सारे पहलू को समझना है और फ़ायदे देखने कहाँ हो सकते हैं और जहाँ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जी एम्बेसडर सज्जनहार, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब हम बात करते हैं एआई की और इसकी जब हम इसके दोनों पक्षों की बात करते हैं, स्याह और उजले पक्षों की, तो भारत की भूमिका इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं भारत अगुआ रहा है और ऐसे में एक सॉल्यूशन प्रदान करना कहीं निश्चित तौर पर भारत का फोर्टे हो सकता है इस मामले में। और ऐसे में इसके साथ ये भी जुड़ना चाहेंगे अशोक जी कि जब हम बात करते हैं साइबर वर्ल्ड की तो उसको इसके साथ जोड़कर समझना जरूरी है, जबकि हम जानते हैं कि विभिन्न देशों के बीच में पैक्ट्स हैं, समझौते हैं जिसमें साइबर स्पेस में क्राइम को लेकर एक दूसरे का सहयोग किया जा सकता है। तो क्या इसके साथ जोड़कर उस दिशा में भी सोचा जा सकता है? क्या ये सोच कहीं किसी मंच पर मुखर है? जी, मेरे विचार से ये पूरी दुनिया में इसके बारे में बातचीत हो रही है। देखिए, हमारे यहाँ पर आपने जो कहा पहले निखिल जी, उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जी, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, जो क्योंकि भारत तो एक ब्रिटेन का कॉलोनी था उस समय जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो तब हमने उसको मिस कर दिया क्योंकि हमारे पास कोई उसके बारे में कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, कोई संभावनाएं नहीं थी। परंतु अब जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है उसको हम नहीं मिस कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं जो हम कैसे टेक्नोलॉजी तकनीकी तरीके से हम कैसे पूरी दुनिया में सबसे आगे अगुवा स्थान लेने के लिए हम कार्यरत हैं। और मैं दो इसमें उदाहरण दूंगा। एक हमारा जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने देखा होगा जब G20 के यहाँ पर आया, सभी जो शीर्ष नेता यहाँ पर आए शिखर सम्मेलन में, तो वो भी एकदम आश्चर्यचकित रह गए, अचंभित रह गए जो कैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर पेमेंट सिस्टम होता है। भारत में जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, पता नहीं 10-11 बिलियन होती हैं साल में, वो अगर आप अमेरिका, चीन, यूरोप सभी को मिला लें तो वो उनसे कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं। तो उस टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे पहुँचे हैं। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूँगा चंद्रयान का, जो पूरी दुनिया में किसी और देश ने नहीं किया है। हमने जो चंद्रमा की डार्क साइड है, साउथ पोल, वहाँ पर हमने सफलतापूर्वक चंद्रयान को पहुंचाया है। तो मतलब हमारे पास क्षमता है, हमारे पास जो वैज्ञानिक हैं वो सक्षम हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं जो ये एआई में जो कुछ हम करना चाहते हैं, जो उसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों को देखकर, क्योंकि ज़िंदगी का देखिए अगर आगे लेकर जाना है और जो भी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो हमारे लिए चुनौती है, बैलेंस कैसे रखा जाए। और उस बैलेंस को बनाने में, और ममता जी मैं आपके बात पर आऊँगा, क्योंकि ये साइबर का मामला है, साइबर सिक्योरिटी का मामला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बनकर उभरा है। परंतु जो हम बातचीत कर रहे थे, आपने कहा जो ये एंकर्स भी बॉट्स बनकर आ गए हैं, मुझे तो पूरा ये यकीन है जो एंकर्स यहाँ पर बैठे हैं, जो जर्नलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, वो कभी रिप्लेस नहीं हो पाएंगे। पहले ये भी बताया गया था, जो जब ये इंटरनेट आ गया, ईमेल आ गया, तो जो डिप्लोमेट्स हैं उनका तो काम ही खत्म हो गया है, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं नई जो टेक्नोलॉजीज हैं उनसे नई संभावनाएं बढ़ती हैं। कोई वो एक प्रकार के काम जो हैं वो कम थोड़ा होंगे, परंतु उसके साथ इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज और बन जाएंगी जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और मेरे ख्याल से काम करने में और ज्यादा पॉसिबिलिटी, संभावनाएं और बढ़ेंगी। सही है कि टेक्नोलॉजी की जब बात की जाती है तो हर मंच पर प्रौद्योगिकी बहुत महत्व रखती है और इसीलिए प्रौद्योगिकी को ही आगे बढ़ाते हुए अनीता जी, ये सवाल आपके लिए है कि अब हम जानते हैं द्विपक्षीय वार्ताएं प्रधानमंत्री की हो रही हैं। आउटरीच सेशन के बाद प्रधानमंत्री की और भी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, जिसमें इटली के साथ भी वार्ता शामिल है। और इटली के साथ हम जानते हैं कि हमारे 75 संबंधों के 75वीं वर्षगांठ हमने पिछले साल मनाई है, जब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा भी इसको मिला है, भारत और इटली के संबंधों को। अनीता जी, जब हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसमें डिफेंस
के जो समझौते हैं वो और अहमियत उनकी बढ़ जाती है। ऐसे में इस द्विपक्षीय वार्ता से इस बार हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये भी होता है कि हम समुद्री सुरक्षा के मायनों में भी और बात करें। और इस बार की चर्चाओं में खासतौर पर जब हम G7 की बात करते हैं तो हिंद प्रशांत क्षेत्र और भूमध्य सागर, प्रधानमंत्री ने भी अपनी डिपार्चर स्टेटमेंट में इन दो पक्षों को महत्व दिया है। इस लिहाज से इटली के साथ द्विपक्षीय वार्ता में कुछ महत्वपूर्ण बात हो सकती है? ममता जी, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इटली एक टेक्नोलॉजिकली एक इम्पॉर्टेंट देश है। और आपने बात की मिलिट्री इक्विपमेंट की, मिलिट्री इक्विपमेंट इटली उसमें सक्षम है, हेलीकॉप्टर से लेके एयरक्राफ्ट से लेके। तो एक तरह से जो डिफेंस कोऑपरेशन है, मिलिट्री हार्डवेयर की कोऑपरेशन है, वो इटली के साथ बढ़ सकती है। और मेरे को लगता है कि ये ऑलरेडी एजेंडा पे है कि एक तरह से डिफेंस, ये हुई मिलिट्री इक्विपमेंट की बात। बाकी आपने बात की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की, ये बहुत बड़ा टर्म है। अब क्या उसमें हम दोनों देश मिलके इंडियन ओशन में, आपने कहा हिंद महासागर में और रेड सी वगैरह, मेडिटेरेनियन में, तो इन दोनों जगह पे आप एक दूसरे के साथ मिलजुल के कुछ सोचते हैं। जैसे हमारे बाकी देशों के साथ, अमेरिका के साथ और बाकी और देशों के साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर है, मुझे लगता है कि बहुत दूर नहीं है ये समय जब इटली और भारत के बीच में भी इस तरह से पर्टिकुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेज हों। काउंटर टेररिज्म की बात आती है, उसके ऊपर हम साथ हो सकते हैं। तो बहुत सारे और मुद्दे खुलते हैं डिफेंस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के अलावा, AI वगैरह, ये सारे जो मुद्दे हैं ये खुलते हैं। मैं एक और चीज़ सोचता हूँ कि सॉफ्ट पावर एरियाज़ भी खुलते हैं इटली के साथ। हम उसमें देखते हैं कि ये जो भारत की जो फिल्में हैं और इस तरह से इटली के अंदर टूरिज़्म का जैसे पोटेंशियल है, इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं रोम से लेके मिलान तक, और इसमें भी बहुत दिलचस्पी है। यूनिवर्सिटीज़ का आपस में जो है तालमेल बढ़ सकता है। तो बहुत से एरियाज़ खुलते हैं, क्योंकि हम अब बात सिर्फ एक छोटे पैमाने में नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, और इसके अंदर बहुत, इस बास्केट में बहुत सी और चीज़ें जा सकती हैं। चलिए इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। हेडलाइंस सुर्खियों पर नजर डालेंगे, उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं G7 में भारत। बेहद महत्वपूर्ण G7 शिखर सम्मेलन इस वक्त जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। तो इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले देख लेते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। तो शुरुआत अभी दोबारा एक बार देखते हैं क्या है हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन से इतर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से की द्विपक्षीय मुलाकात। पीएम मोदी G7 के आउटरीच सत्र में हो रहे हैं शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर होगा फोकस। कुवैत में अग्निकांड में मारे गए 46 भारतीयों का पार्थिव शरीर पहुंचा स्वदेश। मृतकों में ज्यादातर केरल के निवासी। परिजनों को सौंपा गया शव। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत के अधिकारियों का सहयोग के लिए जताया आभार। छब्बीस जून को होगा 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव। 24 जून को पहला सत्र। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की पक्ष विपक्ष से मिलकर संसद को अच्छे से चलाने की अपील। कहा, लोकसभा और राज्यसभा में जितनी अधिक चर्चा होगी, बिल की गुणवत्ता उतनी ही बढ़ेगी। नीट में धांधली और पेपर लीक के आरोपों की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस।
एनटीए को 2 हफ्ते में देना होगा जवाब। 8 जुलाई को पहले से लंबित मामलों के साथ ही होगी सुनवाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोहराया, परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार। और आज देर रात होगी मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट यूरो कप 2024 की शुरुआत। पहला मुकाबला मेजबान जर्मनी और स्कॉटलैंड के बीच। 24 टीमें टूर्नामेंट में शामिल। और आइए अब एक बार फिर रुख कर लेते हैं G7 से जुड़ी हमारी चर्चा का। जैसा हमने आपको बताया कि आउटरीच सत्र शुरुआत हो चुकी है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं और उसमें भारत के विशेष तौर पर 4 मुद्दों पर क्या सोच है उस पर अपने विचार रखेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और भूमध्य सागर जैसे विषय हैं जो शामिल हैं। ऐसे में अशोक सज्जनहार जी और अतुल तनेजा जी, 2 वरिष्ठ मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। और अशोक जी, यहाँ पे हम लगातार जो भूमध्य सागर की बात कर रहे हैं, भूमध्य सागर को लेकर प्रधानमंत्री ने हमने पहले भी बोला कि डिपार्चर स्टेटमेंट में भी इस बात को सामने रखा। तो अशोक जी, ये जो हम मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर की बात लगातार कर रहे हैं, एक बात तो दीगर है, ये बात कही जाती रही है कि हमारे समुद्री रास्ते अब विश्व में व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी विदेशों की अर्थव्यवस्थाओं में ये महत्वपूर्ण हो गए हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं, अगर हम भूगोल को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इजराइल के युद्ध की बात करें या हम रूस यूक्रेन संघर्ष की बात करें, एक बात स्पष्ट है कि हमारे ये समुद्री रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं, इनमें बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसकी वजह से वैल्यू चेन्स प्रभावित हो रही हैं। इस सारे परिप्रेक्ष्य में भूमध्य सागर की अहमियत को आप कैसे देखते हैं, जिसको प्रधानमंत्री ने भी बार बार रेखांकित किया है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये जो आउटरीच समिट का जो थीम है वो यही था, इंडो पैसिफिक है, मेडिटेरेनियन है, अफ्रीका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन 4 मुद्दों के ऊपर बातचीत करने के लिए और प्रधानमंत्री ने अपनी जब वो जा रहे थे तो इसके ऊपर महत्व उन्होंने दिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं। देखिए, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये तो कह रहे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए हैं और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ वहाँ पर गए हैं। ये भी हमको ध्यान रखना होगा, जो अगर यूरोप में या G7 में कोई अगर एक नेता है जो बहुत सशक्त नेता है, वो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। क्योंकि अगर हम देखें अभी 6 से लेकर 9 जून तक जो वहां पर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं, तो अगर जिन्हें कहा जाए एक अगर लीडर जो किंग मेकर बनकर उभरा है वहां पर, वो लीडर है जॉर्जिया मेलोनी। और इसीलिए मैं समझता हूं जो इन दोनों देशों के बीच में बातचीत करना, इन दोनों नेताओं के बीच में बातचीत करना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये हमने अभी, जैसे आपने बताया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पिछले साल जब प्रधानमंत्री मेलोनी यहाँ पर आई थी मार्च में स्टेट विजिट पर, तब हमने इसको किया था। और मेडिटेरेनियन सी का, भूमध्य सागर का तो बहुत ही महत्व हो जाता है, क्योंकि भारत यहाँ पर इंडो पैसिफिक में, स्पेशली अरेबियन सी में, एक नेट प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी बनकर उभरा है। वहाँ पर जो भी है, चाहे वो पायरेसी के इश्यूज आए हों या वहाँ पर हूती रेबल्स ने इतने यहाँ पर जो अटैक्स किए हैं, जो शिपिंग जा रही है, उन सब को रिस्क्यू करने में भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आपको याद होगा G20 में हमने जिसे कहा जाता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको भी हमने शुरुआत की है और इसमें इटली का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उस समय भी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी G20 में वहाँ पर थी और उन्होंने इसमें जब इनॉग्रेशन हुआ तो उसमें उन्होंने भाग लिया, शिरकत ली। और मैं समझता हूँ जो दोनों देश इसमें भी मिलकर ठीक तरीके से काम कर सकते हैं। हम देख रहे हैं न केवल इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी हो या इंडियन ओशन हो, भारतीय महासागर हो, वहाँ पर जो सिक्योरिटी का मसला है वो बहुत बनकर उभरा है, परंतु भूमध्य सागर में भी यह बनकर उभरा है। और मेरे समझ में इटली और भारत, यूरोपियन यूनियन और भारत, ये दोनों हम मिलकर काम कर सकते हैं, जिससे कि पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को हम सभी ओशंस में
इसको हम सुरक्षित रखें, जिससे कि आजकल हम देखते हैं, अगर व्यापार को देखें, करीब 90% पूरी दुनिया का व्यापार ये ओशन से होता है। भारत का भी ऐसे ही होता है, तो वहां पर सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है। जी, अतुल अनेजा जी, इसी बात को आगे बढ़ाएं और जिस तरह से कहते हैं कि इंडो पैसिफिक में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका बनकर उभरी है, क्या भूमध्य सागर में भी इसी तरह से हम देख सकते हैं? भारत का क्या कुछ कंसर्न हो सकता है उसमें, या भारत की क्या कुछ भूमिका हो सकती है? जैसे कि अशोक जी ने कहा कि जो मेडिटेरेनियन सी है एक ट्रेड आर्टरी है दुनिया की, एक बहुत बड़ी ट्रेड आर्टरी है, और वो सुएज कैनाल के थ्रू अभी तक उससे सुएज कैनाल, रेड सी और फिर उसके बाद इंडियन ओशन में वहाँ से शिपिंग के कॉरिडोर्स हैं। लेकिन अब जो इटली के साथ बातचीत हो रही है और जो आईमेक की बात हो रही है, ये एक सेकंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं। ये भी इटली में जाके यूरोप को जोड़ता है। तो ये पूरा जो रीजन है, एक तो मेडिटेरेनियन सी हो गया और ये लैंड टू सी कॉरिडोर, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि अगर हमको यूरोप के साथ ट्रेड बढ़ानी है, वेस्ट के साथ, स्पेशली यूरोप के साथ, तो हमें एक से ज़्यादा कॉरिडोर चाहिए। बल्कि बात तो ये हो रही है कि तीसरा कॉरिडोर हमारे साथ जो सामने आ रहा है वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो रशिया को, ईरान को और इंडिया को जोड़ता है। तो इस तरह से अभी मल्टीप्लिसिटी चाहिए कि जैसे जैसे भारत की छवि दुनिया में फैलती है और उसका मजबूत होती है, हमारे ट्रेड रिलेशंस और बढ़ते हैं, तो हमें और भी ज़्यादा कॉरिडोर्स बनाने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो हुआ है इटली में, ये जो बातचीत होगी, उसमें अगर आप सामरिक दृष्टि से देखें या जो इकोनॉमिक दृष्टि से देखें, तो मुझे ये लगता है कि आईमेक वाली बात भी होगी, जो जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत होगी। अशोक जी ने सही कहा कि अगर आप देखा जाए कि जो जिस तरह से कॉम्प्लेक्शन बदल रहा है यूरोपियन पार्लियामेंट का, उसमें इटली की छवि बढ़ रही है। बिल्कुल। तो इसलिए कि इटली को हमें एक अलग नज़रिए से अब देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि हमारा एक जो कल्चरल रिलेशनशिप जो है इटली के साथ, रोमन एम्पायर के साथ हमारा रहा है, मुझे लगता है कि अब यूनिवर्सिटीज़ को टाइम आ गया है कि इसके ऊपर और रिसर्च की जाए कि हमारे ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस क्या थे। आई थिंक ये एक, क्योंकि दोनों एक सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं, जैसे भारत भी अपने आप को एक सिविलाइजेशनल स्टेट मानता है और इस तरह से इटली भी यूरोप में एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। मुझे लगता है कि हमारे रिलेशनशिप, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को और डेप्थ मिलनी चाहिए, एक नया एंकर ढूंढ के, जो जियो कल्चरल एंकर होगा। बिल्कुल। कहा जाता है 2000 वर्ष पुराने रिलेशन है हमारा, प्राचीन सभ्यताएं हैं हम और बहुत समृद्ध संस्कृति है। और जब इटली के ही मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत आए थे, तब उन्होंने अपने अनुभव भी लिखे इटली को लेकर। तो ऐसे में इटली और भारत के बीच जो अत्यंत प्राचीन संबंध हैं, कहीं ना कहीं उन्हें फिर से उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है और इसीलिए हम कहते हैं कि इटली के साथ हमारे संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं। नीरज जी, आपने ये तमाम बातें की हैं इटली के संदर्भ में, क्या हम ये भी मान सकते हैं कि जिस तरीके से हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक दर्जा दिया अपने संबंधों को, उसका विस्तार आज की द्विपक्षीय वार्ता के बाद हो सकता है, यानी कुछ समझौते महत्वपूर्ण भी सामने आ सकते हैं? क्योंकि आपने बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जोर रहता है कि हाँ, ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को मजबूत किया जाए, क्योंकि वास्तव में दो देशों के बीच के रिश्ते तभी प्रगाढ़ होते हैं। ममता जी, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर इसमें और जो है एलिमेंट्स जुड़े, और मुझे लगता है कि ये पीपल टू पीपल एलिमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आएगा हमारे स्ट्रैटेजिक रिलेशंस के अंदर। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि और कौन से मुद्दे हैं, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि और इसके साथ जो है और मुद्दे जुड़ें, जो ऑलरेडी हो चुका है, या उनकी एक्सपेंशन हो या नए मुद्दे बीच में जुड़े। जी, इसको अशोक जी एक सवाल जरूर लेना चाहूँगी इटली के संदर्भ में, क्योंकि हम जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा इस बार बातचीत हो रही है FTA को लेकर, और इस FTA के संदर्भ में हमारे लिए फिर इटली का साथ संबंध कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि जब हम FTA की बात करते हैं तो भारत कई मायनों में यूरोपियन यूनियन को फायदा दे सकता है, जाहिर है ये म्यूचुअल होगा, लेकिन इस संदर्भ में भी क्या इटली का रोल महत्वपूर्ण रहेगा? जी, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ जो इटली कैन सर्व रियली एज अ गेटवे फॉर यूरोप एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। और देखिए, दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा ममता जी, जो दोनों लीडर्स में हमारे, प्रधानमंत्री मोदी में और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी में,
जो एक पर्सनल रैपो इस्टेब्लिश किया गया है, जो एक केमिस्ट्री इस्टेब्लिश की गई है, चाहे वो जब G20 में आए पिछले साल सितंबर में, या उससे पहले मार्च में वो स्टेट विजिट पर थी और रायसीना डायलॉग में उन्होंने शिरकत की थी। तो इन सब में देखते हुए जो एक पर्सनल रैपो है, और अभी प्रधानमंत्री मोदी आने वाले होने वाले हैं यहाँ पर कम से कम अगले 5 साल, और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जैसे यूरोपियन इलेक्शंस के बाद एक उनमें नई ऊर्जा और नई स्ट्रेंथ आई है। तो मैं समझता हूं इसमें जरूर इसमें बातचीत होगी। और आपने जो कहा भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो FTA नेगोशिएशंस हैं, अब दोनों ही EU और इंडिया इसको बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, और मैं समझता हूं इसको अब हमारे इलेक्शंस खत्म हो गए हैं तो इसको आगे कुछ डेडलाइंस वहाँ पर ज़रूर इस्टेब्लिश की जाएंगी। वहाँ पर EU कमीशन प्रेसिडेंट भी हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, और उन्होंने भी कहा है जो ये पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद जो वो दूसरा टर्म सीख करेंगी, और यही लगता है जो दूसरे टर्म में उनको सफलता मिल ही जाएगी। तो अगर वहाँ पर ये कंटिन्यूटी रहेगी और सब तरफ से ये इंटरेस्ट है जो हमारा इंडिया EU FTA को बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, जल्दी उसको समाप्त किया जाए, तो मैं समझता हूँ जो सफलता हमको इसमें जल्दी मिल सकती है। जी, एक बात बार बार जो कही जा रही है एम्बेसडर सज्जनहार, वो अफ्रीका के संदर्भ में कि भारत ने एक लीडरशिप देने की कोशिश की है, ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभरा है। किस तरह से आप इस बार के G7 को देख रहे हैं, जब तमाम सारे मुद्दे, क्योंकि इसमें जब आप इस बात की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि $100 बिलियन का एक देने की बात कही गई, लेकिन वहाँ तक पहुँचे नहीं, तो इस तरह के तमाम ऐसे चैलेंजेस भी हैं जो इस बार या हर बार इस तरह के वर्ल्ड फोरम्स पे आते हैं तो उस पर चर्चा होती है और कहीं ना कहीं उस पर बात बैठाने की बात निकल कर सामने आती है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, भारत एक मुखर आवाज़ बनकर उभरा है ग्लोबल साउथ की, और ये हर तरीके से, देखिए हम जो जैसे जब पर्यावरण की हम बात कर रहे थे उसकी सुरक्षा के लिए, तो हमने बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लिए। जैसे अतुल निज्जर जी ने कहा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हमने लॉन्च किया पेरिस के समय में। पिछले साल G20 के साथ में हमने बायोफ्यूल्स अलायंस को भी लॉन्च किया है। उसके बाद हमने उसी के संदर्भ में CDRI कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी हमने लॉन्च किया है 2019 में। और ये सभी ऐसे मुद्दे हैं, सभी ऐसे मसले हैं जो कि विकासशील देशों के लिए, उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि वो बहुत मात्रा में इन सभी इनिशिएटिव्स के साथ जुड़े हैं। तो मैं समझता हूँ एक ये कॉन्फिडेंस है, एक विश्वास है जो विकासशील देश हैं उनमें, जो भारत उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो आशाएं हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों में हम अच्छी तरीके से पेश कर सकते हैं, उसको आगे ले जा सकते हैं। देखिए, इसीलिए भारत को अभी इनविटेशन दिया गया, भारत को निमंत्रित किया गया है जब ये सारी ग्लोबल साउथ के जो देशों को बताया गया है। मैं समझता हूं जो भारत एक जिसे कहा जाए पार्टनर ऑफ चॉइस बनकर उभरा है इन सभी देशों के लिए, चाहे वो इट इज रियली इमर्ज्ड एज अ ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ, जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, उनके बीच में एक सेतु बनकर उभरा है। जो इनके जो मुद्दे हैं साउथ, ग्लोबल साउथ के, उनको यहाँ पर लाया जाए नॉर्थ के पास, और वहाँ पर उसके समाधान निकाले जाएं और उनको फिर कैसे कार्यान्वित किया जाए, इसमें भारत एक बहुत दरअसल एम्बेसडर सज्जनहार में जो बात कर रहा था वो मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा था कि चूंकि ये जो भी आउटकम है वो नॉन बाइंडिंग है, तो ऐसे में जो चैलेंजेस हैं इस G7 समिट के सामने वो भी बड़े ही कहे जाएंगे। जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये बिल्कुल जिसे कहा जाए इनफॉर्मल सेटिंग है, इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, ना कोई इसमें फॉर्मल सेक्रेटेरिएट है जहां पर ये जिस देश के पास इसकी प्रेसिडेंसी जाती है वहीं पर वो इसका सब काम वो करते हैं। परंतु देखिए, अगर दुनिया के सबसे बड़े शीर्ष नेता, सबसे बड़े प्रगतिशील देशों के और विकसित देशों के नेता अगर साथ में मिलकर किसी बारे में निर्णय लेते हैं, कोई डिसीजंस लेते हैं,
तो वो जब वापस जाते हैं तो वो उसको परकुलेट किया जाता है। और यहाँ पर केवल ऐसा नहीं है जो G7 के ही देश हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे UN हो, चाहे WTO हो, चाहे IMF हो वगैरह, उन सब के लीडर्स भी वहाँ पर आते हैं, उनसे भी बातचीत होती है। तो जो यहाँ पर आपने देखा होगा G20 में सभी ये वाले नेता यहाँ पर आए थे, तो जब यहाँ पर जो निर्णय लिया जाता है वो उनको भी मालूम चलता है, जो इसमें ये सर्वसम्मति बनी है, सहमति है सभी के बीच में, तो वो भी जब वापस ले जाते हैं तो वो भी अपने कार्यों में इनको आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो हालांकि ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, परंतु इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। यानी कि जब इस मंच पर विमर्श होता है तो उन मुद्दों पर फोकस भी, ध्यान भी जाता है और कुछ करना चाहिए ये सोच भी और मुखर हो जाती है। लेकिन अनेजा जी, इसी संदर्भ में हम जानते हैं कि इस वक्त विश्व बहुत से कोणों में बिखरा हुआ है, तो ऐसे में ये G7 के मंच की बात करें तो एक शब्द जिसकी अहमियत समझी जा रही है वो है अंतरराष्ट्रीय सहयोग। प्रधानमंत्री ने भी इसी की बात की कि हम प्रतिबद्ध हैं कि हिंद प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़े। तो इस मंच पर जो अलग अलग विश्व के कोनों से लोग, देश आमंत्रित हैं और G7 के देश, आपको लगता है कि अपने अपने देश की चुनौतियों के, मतलब देश के अंदर की चुनौतियां और क्षेत्रीय चुनौतियां, क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के बीच के संदर्भ में कहीं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सहमति बन पाती है, बन पाएगी? क्या उम्मीद की जा सकती है G7 से? क्योंकि अपनी अपनी एस्पिरेशंस है सबकी अपनी एस्पिरेशन है, लेकिन जैसे कहा दुनिया इस वक्त ऐसी बदल रही है, क्योंकि एक पावर यूनिपोलर वर्ल्ड थी जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, वो अब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड है, क्योंकि कई पावर सेंटर्स दुनिया में हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं आपस में, तो एक तरह से गैप है। कोई ब्रिज बिल्डिंग की ज़रूरत है इस टाइम पे, बने सहयोग नहीं है, उसको बनाने की ज़रूरत है। तो ये स्टेबिलिटी तभी आएगी एटलीस्ट वर्किंग लेवल पे एक सहयोग बने, ये एक बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैं इसी संदर्भ में एक और कहना चाहता हूँ कि भारत की भूमिका है ब्रिज बिल्डिंग की। हम G7 से भी बात करते हैं, इमर्जिंग इकोनॉमी से भी बात करते हैं, ग्लोबल साउथ से भी बात करते हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जो पावर और जो इन्फ्लुएंस G7 का होता था उसमें कमी आई है, और इसलिए जो हमें एंगेज करना ज़रूरी है G7 के साथ, लेकिन साथ साथ इमर्जिंग इकोनॉमीज भी आई हैं जिनके पास, जिनको एंगेज करने की ज़रूरत है। आप बात कर रहे थे फंडिंग की, कि बहुत सारे प्लेजेस हो जाते हैं G7 कंट्रीज़ करती हैं, लेकिन फाइनली जो है परकोलेट नहीं करता। तो हमें एक सप्लीमेंटल फाइनेंशियल चैनल चाहिए कि अब क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गई और भारत की छवि बढ़ रही है, अब हमें भी बियॉन्ड G7 भी देखना चाहिए कि भाई अब जैसे हमारी अब ये G7 समिट है, प्रधानमंत्री कजान में भी जाएंगे ब्रिक्स समिट के लिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक तरह से क्योंकि दुनिया बदल रही है, इसलिए हमारे जो चैनल्स हैं उनको भी हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, और सिर्फ G7 एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा इंपॉर्टेंस, लेकिन दुनिया बदल रही है और चैनल्स भी। तो यानी ये कहना भी सही होगा कि अगर G7 भारत के लिए महत्वपूर्ण है तो भारत भी G7 के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पूरी दुनिया पलट रही है। शायद 10-15 साल के बाद ये एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर हो और G7 एक सबऑर्डिनेट रोल में हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। जिस तरह से एक तरह से रेवोल्यूशन आ रही है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है। इसलिए मैं ओवर कमिट नहीं करना चाहता G7 के लिए इस टाइम पे, क्योंकि बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है। जी, इसमें अशोक जी आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा, देखिए भारत इस समय विश्व मित्र बनकर उभरा है। हाँ, क्योंकि भारत अगर G7 में जिसे कहा जाए, हालांकि जो आप पहले बातचीत कर रहे थे, जो हम उसके सदस्य नहीं हैं, G8 नहीं है, परंतु हम पिछले 5 सालों से एक परमानेंट इनवाइटी बनकर उभरे हैं। मतलब जो भी पूरे दुनिया के मसले हैं, जो भी पूरी दुनिया के प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, टेररिज्म हो, हेल्थ पेंडेमिक्स हो, कोई भी दुनिया में ऐसी चुनौती नहीं है जिसका आप समाधान निकाल सकते हैं भारत को अंदर लाए बिना। तो भारत को होना वहां पर बहुत जरूरी है, इसीलिए भारत G7 में भी बुलाया जाता है, भारत SCO में भी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया जाता है, भारत ब्रिक्स में भी बुलाया जाता है। तो इसीलिए हम ये जो सेतु का काम है ये हम कर सकते हैं। अब अभी जून के बीच में हम यहाँ पर G7 में प्रधानमंत्री मोदी गए हैं। 3 और 4 जुलाई अगले महीने वो अस्ताना में होंगे, कजाकिस्तान में होंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर रूस भी है, जहां पर मध्य एशिया के सभी देश हैं, और जहां पर अब ईरान भी है, और भी ऐसे हैं। तो इसीलिए भारत की जो
एक्सेप्टेबिलिटी है वो सब जगह है, क्योंकि भारत एक कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसीलिए ये जो बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है, जिसका अतुल जी ने अभी बहुत अच्छा जिक्र किया, जो इतना बदलाव हो रहा है उसमें चुनौतियां भी हैं, उसमें संभावनाएं भी हैं। और हमने ये देखा है जो जब चुनौती थी कोविड-19 की, चुनौती थी रूस और यूक्रेन के युद्ध की, जो हम कैसे उससे डील किया जाए, हमने रूस की वो नहीं की, कोई क्रिटिसिज्म नहीं की। रूस से हमने तेल डिस्काउंटेड रेट्स पर लेना कायम रखा उसमें। तो हमने वहाँ पर जो चुनौतियाँ थी उनको हमने अवसरों में बदला है, और इसीलिए भारत की इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। और इसीलिए भारत सभी जो ऐसे मंच हैं वहाँ पर वो आमंत्रित किया जाता है, और जो पूरी दुनिया है जो भारत को कहना है उसको बहुत ध्यान से सुनती है। आपने लगातार यूक्रेन रूस संघर्ष की बात की है। नीरज जी, मैं आपसे ये सवाल जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि हम दृश्य भी दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात हुई है, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से इसके बारे में जानकारी भी दी है कि बहुत सार्थक बैठक हुई है, और वो जो मानवीय दृष्टिकोण की सोच भारत हमेशा सामने रखता है उसको एक बार फिर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने रखा है। और इस मंच पर G7 में हम ये देख रहे हैं कि G7 के देशों ने उनके सामने इस मंच पर यूक्रेन की सहायता करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, जिसको लेकर हम जानते हैं कि $50 बिलियन के फंड के ऊपर भी सहमति बनी। ऐसे बैकग्राउंड में भारत का ये दृष्टिकोण और प्रधानमंत्री की ये मुलाकात ज़ेलेंस्की के साथ, आप इसे कैसे देखते हैं? ममता जी, सबसे पहले हमें अपने इंटरेस्ट को देखना होता है। बिल्कुल। और अगर ये युद्ध और तीव्रता बढ़े रूस और यूक्रेन के बीच में, इसके लिए हमारा जो ग्रोथ रेट चल रहा है ना इस वक्त 7% के करीब, इसमें ये सब घटेगा, क्योंकि जो एरिया है वो ब्लैक सी एरिया है, वो वर्ल्ड का ही फूड बास्केट है। एनर्जी के फ्लोज वहाँ से आते हैं, विश्व की एनर्जी के। तो अगर वो बढ़ता है युद्ध, और मैं अभी रूस से होके आया हूँ कुछ दिन पहले ही, तो वहाँ पर यह भी बात हो रही है कि न्यूक्लियर वॉर का भी खतरा हो सकता है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो ये हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। इसलिए हमारा एक सेल्फ इंटरेस्ट है कि हम वहाँ पर ये एक तरह से टेंशन्स कम हो और एक तरह से पीस नेगोशिएशन शुरू हो, और इसीलिए उसी के लिए ही भारत को एक पीस मेकर, मुझे लगता है कि बहुत एक्टिव पीस मेकर होने की ज़रूरत है, कि इसके बाद एक फॉलोअप की भी ज़रूरत है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत नहीं हो रही, कोई दोनों का कोई न्यूट्रल पार्टनर बीच में से बन के नहीं आ रहा। चाइना एक कोशिश कर रहा है बीच में आने के लिए, लेकिन इस वक्त एक वैक्यूम है, और ये हमारे इंटरेस्ट में है कि और बढ़े, और इसलिए ज़रूरी है कि दोनों से बातचीत हो, कि ज़ेलेंस्की साहब से भी बात हो और पुतिन साहब से भी बात हो, और ये एक हमारे लिए मुझे लगता है कि टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि खतरे की घंटी जा रही है वहाँ पर। लेकिन अशोक जी, यहाँ पर जैसे बात हो रही है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन है ना, यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन एक बात है, लेकिन इसके अलावा इस युद्ध को लेकर जो सहायता की जा रही है वो दूसरा पक्ष है। अब यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी रशिया के सोर्सेस को यूज करते हुए, उसके इंटरेस्ट को, उसके सेट्स के इंटरेस्ट को यूज करते हुए करने की बात की जा रही है। आपका भी क्या नजरिया है इस मुद्दे पर? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ जो रिकंस्ट्रक्शन तभी हो सकता है जब वहाँ पर शांति बहाल की जाए। जब तक शांति नहीं है आप क्या रिकंस्ट्रक्ट करेंगे? जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था पहले, और यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई खराब नहीं था, बहुत अच्छा था, चाहे वो पावर हो, रोड्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे हो, सब एकदम तहस नहस कर दिया, एकदम बर्बाद कर दिया गया है। अगर उसको आप फिर से करेंगे और शांति बहाल नहीं होगी तो वो फिर एकदम तहस नहस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं समझता हूँ अभी सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है ममता जी, उसमें है वहाँ पर शांति बहाल करने की। और ये न केवल भारत के लिए, न केवल यूक्रेन के लिए, यूरोप के लिए, रूस के लिए, परंतु मैं समझता हूँ ग्लोबल साउथ के लिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसीलिए जो भी जिसे कहा जाए राइट थिंकिंग पीपल इन द वर्ल्ड, दे नीड टू गेट टुगेदर एंड टू मेक श्योर, जो ये अब बहुत देर तक चल चुका है, 2 साल से ऊपर, फरवरी 2024 में 2 साल हो गए, 2 साल 4 महीने हो गए, और ये बहुत ज़्यादा आज के समय में 2 साल से ऊपर चलना युद्ध पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन्स हैं उनको डिस्टर्ब कर दिया है। हमने देखा है कैसे फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल, एनर्जी, सभी की सप्लाई चेन्स को एकदम खत्म कर दिया। ऐसे में तो ये जो सॉलिडारिटी फंड की बात हुई है, इससे तो हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि वहां रूस भी तैयार है, कंपनियों को उसने चिन्हित कर लिया है, यूरोपियन कंपनियों को, जिनके एसेट्स को वो इस्तेमाल कर सकता है।
जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूं जो ये बहुत ही जो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, जहां पर जा रहे हैं, ये कोई आसान रास्ता नहीं है। मेरे विचार से अब बिल्कुल ऐसा समय आ गया है जो आगे आप जो कुछ बात करते हैं, परंतु बैक चैनल्स में, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं ये शुरुआत इनकी बैक चैनल्स में होती है, वहाँ पर आप बातचीत की जाए और फिर उसके बाद जब एक बेसिक लेवल ऑफ अग्रीमेंट, समझौता, कंसेंसस अगर बन जाए, उसको फिर आप सामने लाइए और उसको आप जल्दी से ये युद्ध को समाप्त करने के लिए शुरुआत कीजिए। तो मैं समझता हूँ ये पैरेलल में ये चल रही होगी बातचीत। जो $50 बिलियन का अब हो रहा है, जो उनको हम लोन देंगे और उसको जो भरपाई है वो हम इंटरेस्ट से, ब्याज से उसकी पूर्ति करेंगे, तो वो बातचीत हो। परंतु ज़्यादा जो फोकस है वो हमको शांति को बहाल करने में, डायलॉग, डिप्लोमेसी, बातचीत से इसको कैसे इसका हल निकाला जा सकता है, दोनों के ऊपर इसके बारे में दबाव डाला जोर दे रहा है। लेकिन अनेजा जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से रूस की प्रतिक्रिया आ रही है कि अगर ये किया गया, ये पहले उसने बोला था निर्णय होने से पहले कि अगर ये किया गया तो परिणाम बहुत दर्दनाक होंगे, तो ऐसे में क्या एक इकोनॉमिक वॉर की तरफ रुख करता दिख रहा है विश्व, क्योंकि अब निर्णय हो चुका है कि ये किया जाएगा, तो ऐसे में अब रूस भी अपनी प्रतिक्रिया देगा ही। बिल्कुल, क्योंकि ये पोलराइजेशन और बढ़ेगी और ये गैप और बढ़ेगा, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। मेरे को लगता है ये कहा जा रहा है कि जो विश्व के देशों के सेंट्रल बैंक्स हैं उन सब पे प्रेशर बढ़ेगा। दूसरी बात ममता जी, हमें थोड़ा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखना पड़ेगा। दो देशों में, अमेरिका में और ऋषि सुनक ये यूके में, दोनों जगह चुनाव आने वाले हैं। इस वक्त उनके लीडर्स ये नहीं चाहेंगे कि वो कमज़ोर दिखें, तो इसलिए जो यूक्रेन की स्थिति है, मुझे लगता है ये तनावपूर्ण बनेगी जब तक ये नवंबर के इलेक्शंस ख़त्म नहीं होती। और हमारे इंटरेस्ट है, हमको यही देखना है कि ये तनाव कम से कम हो, इतना ना बढ़े कि ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाए, क्योंकि ये बात बिल्कुल अब एजेंडा पे आ चुकी है। तो और रूस के अंदर मैंने देखा है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो मना कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो स्ट्रैटेजिक थिंकर्स वगैरह हैं वो कह रहे हैं कि अगर आपको अपने आप को फिर से विश्वीय ताकत बनाना है तो आपको शायद न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करना पड़े। तो ये डिबेट का एक मुद्दा बन चुका है न्यूक्लियर वॉर। तो मुझे लगता है खतरे की घंटी बहुत ज़्यादा है और हमें एक एक्टिव रोल लेना चाहिए हमारे अपने इंटरेस्ट के लिए। जी निश्चित तौर पर। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारे इंटरेस्ट के लिए हम एक एक्टिव रोल प्ले करें, और जो कि इंडिया प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, दर्शकों आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। कब तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने और जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है हिरासत का बोझ कम करना, यानी पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त करना और अनावश्यक हिरासत अवधि को कम करना। जेल अधीक्षक अब जमानत संरक्षक के रूप में। इसका मकसद योग्य कैदियों का कानूनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कब लगातार देख रहे हैं G7 में भारत, ये विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात कर रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आउटरीच सत्र में शामिल हैं और इस सत्र में विभिन्न मसलों पर चर्चा की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का पक्ष इन मसलों पर सामने रख रहे हैं। जी निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है, और आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री के सम्मेलन से जुड़ी हुई सारी बातें हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ ये जो G7 में भारत, इस पर जो हमारी चर्चा है उसको आगे विस्तार देते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान, और ये आपके सामने हम दृश्य दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत
इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने किया। और हम जानते हैं कि ऐसे ही कुछ दृश्य हमें G20 के मंच पर भी नजर आए थे। उससे पहले जब जॉर्जिया मेलोनी भारत आई मार्च 2023 में, तब भी नजर आए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करती हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, क्योंकि इटली G7 का अध्यक्ष देश है और जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में शामिल होने के लिए अपुलिया, इटली पहुंचे। और ये दृश्य दिखाते हैं कि पार्टनर देश के तौर पर एशिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे आमंत्रण मिला है G7 में शामिल होने का। हम जानते हैं कि जापान G7 का ही सदस्य देश है, लेकिन सहयोगी देश के तौर पर एशिया से भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे यहां आमंत्रित किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपुलिया, इटली जब पहुंचे हैं, उनका वहां स्वागत किया गया है क्योंकि आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। जी, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये, और अपने आप में जिस गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं के बीच में दिखा रही है, जिसकी अभी चर्चा थोड़ी देर पहले एम्बेसडर सज्जनहार कर रहे थे, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने बताया कि इस पूरे सत्र के दौरान, इस पूरे सम्मेलन के दौरान नमस्ते कहकर स्वागत किया जा रहा है। तो भारत के विषय में जो एक सॉफ्ट पावर, जो संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, तो वो इटली के इस सम्मेलन में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अशोक जी, ये दृश्य क्या कहते हैं, कहलाते हैं ये दृश्य, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें G7 के राष्ट्राध्यक्षों का जब स्वागत कर रही थी जॉर्जिया मेलोनी, तो उनमें से कुछ राष्ट्राध्यक्षों का वो नमस्ते करके स्वागत कर रही थी। तो मैं ये समझता हूँ, जो जैसे मैं बात कर रहा था पहले, जो दोनों नेताओं की केमिस्ट्री देखिए, दोनों नेताओं का रैपो देखिए, और उसके बारे में तो बहुत मीम्स भी निकल चुके हैं पहले, परंतु ये बताता है जो जॉर्जिया मेलोनी इटली के जो प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय संस्कृति में काफ़ी हद तक रम गई हैं। और जैसे वो अभी उन्होंने स्वागत किया, नॉर्मली अगर वो स्वागत करते हैं हाथ मिलाकर स्वागत करते हैं और नेताओं का, परंतु यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल वही शिष्टाचार, वही शालीनता, वही सांस्कृतिक तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत किया है। और बहुत ही अच्छे तरीके से, और जैसे हम बात कर रहे थे, जो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बनता है जब दोनों नेताओं में इतनी अच्छी केमिस्ट्री हो, दोनों बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनता है जो अपने द्विपक्षीय संबंधों को हम और आगे कैसे ले जा सकते हैं। और एम्बेसडर सज्जनहार हमारे साथ यहाँ पर अरुण शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरुण, अभी जो हम स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं इन तस्वीरों के साथ, जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने जो स्वागत किया है कि अब जो भारत का नमस्ते है उसको अपनाया है इटली के लोगों ने, और ख़ास तौर पर इस सम्मेलन में वो एक तरह से देखा जाए तो भारत की सॉफ्ट पावर दर्शाता है या भारत की ताकत किसी भी तौर पर। आप क्या बताएंगे, क्या जानकारी देंगे, और इस सम्मेलन के संदर्भ में और क्या जानकारी बताएंगे, क्या अपडेट्स हैं? लेकिन पहले तो इस नमस्कार वाली बात पे ही बात कर ले, तो कल एक छोटी सी अपडेट आपको यहाँ दे दूं कि कल पूरा दिन G7 समिट है, ट्रेंड तो हो ही रहा था, लेकिन जैसे उस ट्रेंड को जब ओपन अप किया गया तो उस ट्रेंड के अंदर लगातार सिर्फ कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही थी, जिसमें जो इटालियन लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, वो हाथ जोड़ करके जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनका स्वागत कर रही थी। चाहे जर्मन लीडरशिप हो, उनका स्वागत उन्होंने हाथ जोड़ करके नमस्ते के साथ में किया है। जो EU की लीडरशिप है उनको, उनके साथ उन्होंने हाथ से जोड़ करके उनका नमस्कार किया है। तो एक तरह से जाहिर सी बात है, G20 समिट में जब जॉर्जिया मेलोनी जब भारत में आई थी, तब भी हमने देखा था कि नमस्कार करती हुई दिखाई दी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और सेम चीज उन्होंने यहाँ पर रेप्लिकेट की है। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ ग्राउंड रिपोर्टर जो कि चीजों को ऑब्जर्व किया है उसके लिहाज से, तो हो सकता है शायद डिस्कशन में थोड़ा और आपको एक एक एंगल मिले। एक और पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि कोई भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म का आयोजन हो, डिस्कशंस हो, उसको कैपिटल सिटी तक उसको सीमित नहीं रखना चाहिए। अभी तक हम देखते हैं कि जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे जो डिस्कशन होते हैं ज्यादातर कैपिटल सिटीज के अंदर ही होते हैं। लेकिन आप देखिए इटली में भी जो G7 समिट का आयोजन किया जा रहा है, वो चाहते तो रोम में भी किया जा सकता था, लेकिन इटालियन लीडरशिप ने इसको इस बार फैसला किया कि इसको पुगलिया या फिर इसको जो अपुलिया कहा जाता है, एक छोटा सा गांव है यहाँ पे, एक विलेज की तरह से है, यहाँ पर इसका इस G7 समिट का इसका यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी एक देता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे एक इंक्लूसिव अप्रोच रखते हैं, पूरे भारत को
दुनिया से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, एक मिनी भारत की झलक पूरी दुनिया भर में लेकर के जाना चाहते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड लीडर से प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलते हैं तो भारत के हर एक स्टेट के जो आर्टिजन्स होते हैं, उनके जो बनाई हुई चीजें होती है, उनको वर्ल्ड लीडर्स को देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि वो भारत की जो छवि है वो दुनिया भर के अंदर पहुंचती है। और वही चीज आज हम इटली में भी देख रहे हैं कि इस G7 का जो वर्ल्ड की पावरफुल ग्रुपिंग कही जा सकती है, वो G7 का समिट कहाँ हो रहा है? इटली के अंदर जो पुलिया नाम की जगह है, एक छोटा शहर है, आप टियर 2 टाउन के तौर पे देख सकते हैं, एक विलेज के तौर पर देख सकते हैं, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है और काफी बेहतरी के साथ में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी एक एंगल है कि कैसे भारत की जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको कई वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर अपनाते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अगर आज की बड़ी बात करें तो जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी अब से कुछ ही देर के अंदर जो आउटरीच सेशन है उसके अंदर शिरकत करेंगे और हम काफी गर्मजोशी के साथ में भारत का स्वागत हुआ है इस G7 समिट के अंदर। और इससे पहले हम जानते हैं कि कई सारे बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जिसके अंदर फ्रांस, यूके और यूक्रेन शामिल रहा है। कई और बायलैटरल्स भी एक्सपेक्टेड है एक तरह से ऑन द साइडलाइंस ऑफ G7 समिट। बट हाँ, अभी का जो बड़ा एजेंडा है वो यही है कि जो आउटरीच सेशन है उसके अंदर जो भारत का एक तरह से विजन क्या रहता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या वक्तव्य रखते हैं इस क्लोज डोर सेशन के अंदर। हम जानते हैं कि AI हो, एनर्जी हो, अफ्रीका हो, मेडिटेरियन हो, इन मुद्दों के ऊपर भारत अपने वक्तव्य को रखेगा और ये सेशन कंप्लीटली उस चीज को डेडिकेटेड रखा गया है। तो जाहिर सी बात है, देखता हूँ क्या कुछ आउटकम्स उस लिहाज से निकल के आते हैं। बिल्कुल, तो आउटरीच सत्र पर विशेष नजर रहेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत के विचार विश्व के समक्ष रखेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए कि किस तरीके से इस बार भारत की ही कहीं G20 की सोच है जो इस बात में परिलक्षित होती है कि इटली के एक छोटे से गांव में इस बार G7 के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। G20 में भारत ने भी देश के कितने ही शहर हैं जहां जाकर अलग अलग आयोजनों को सामने रखा। इस पर हम बात करेंगे। जी हाँ, इटली में छाया भारत का नमस्ते और आउटरीच सत्र में भी भारत की छाप साफ दिखेगी, लेकिन उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH Here gravity and physics don't call the shots and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people for whom excellence is not a job but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं G7 में भारतीय विशेष कार्यक्रम आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जहां उनका कुछ ही देर में संबोधन भी होगा। हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में पहले ही मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे संवाददाता ने एक बहुत खूबसूरत बात हम सबके सामने रखी, जिस पर मैं राय लेना चाहूंगी हमारे मेहमानों का। अनिजा जी, अगर मैं आपसे बात की शुरुआत करूं, क्योंकि G20 पर भारत का ये मकसद था कि भारत को G20 के मंच पर प्रस्तुत किया जाए, तो अलग अलग शहरों की संस्कृति, रंग और खूबसूरती हमने अपने मेहमानों के सामने रखी। इटली का जो इस बार जो आयोजन किया जा रहा है, वहां पर भी यही बात सामने आई है कि छोटे सा रिजॉर्ट है जहां पर इसका आयोजन है। कहा जा रहा है जो बारो, जो वहां पर मीडिया सेंटर बनाया गया है बारो, वहां भी अलग अलग रंग बिखरे हुए हैं। अलग तरह का मीडिया सेंटर है वो, अमूमन सामान्य से बिल्कुल हटकर। कुशन्स भी लगे हुए हैं और बड़े रंग बिखरे हैं वहां पे। 80 किलोमीटर दूर है वो मेन समिट वेन्यू से, यानी अपने उस पूरे क्षेत्र को शायद प्रदर्शित करने का एक प्रयास इटली का। आपको लगता है कि भारत की छाप दिखती है यहाँ? आई विल नॉट बी सरप्राइज। हो सकता है कि क्योंकि एक सिमिलैरिटी नज़र आ रही है, और अगर आप उससे जोड़ें कि जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने
नमस्ते से सबको ग्रीट किया, वो भी एक भारत की छवि वन नज़र आ रही है। मैं एक्चुअली क्यूरियस हूँ कि जून 21 भी आ रहा है जब इंटरनेशनल योगा डे है, कि इटली में किस तरह से मनाया जाएगा। और एक और बात, ये जो गिफ्ट्स आएंगे, जैसे हमने वोकल फॉर लोकल वाली बात की है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक गिफ्ट आएगा, क्या इटली में भी उस प्रथा को किया जाएगा आगे कि नहीं, ये देखते हैं। जी निश्चित तौर पर। और अब इस सम्मेलन की बात को आगे बढ़ाए प्रोफेसर सज्जनहार, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि दरअसल क्या इसको इस तरह से भी देखते हैं, जो जब हम डिस्कस करते हैं कि चीन के गैर मौजूदगी में भारत को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि जो एशिया में या जो ये पूरा एरिया है जिसकी हम बात करते हैं, वहाँ पर उसकी चीन के प्रभाव को रोकने की भी एक के तहत इसको देखा जा सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में अशोक जी यहाँ पे ऐड कर दूं, ये भी खबर आई है कि ईयू ने जो टैरिफ्स लगाए हैं चाइना पर, उनको लेकर भी काफी विरोध हुआ है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर उन्होंने जो टैरिफ्स लगाए हैं और जो बातचीत हो रही है यूरोपियन यूनियन के, उसमें भी जो वहाँ पर जो ओवर कैपेसिटी है उसको कैसे डील किया जाए। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा निखिल जी, इसमें जो भारत तो लिटरली एज अ परमानेंट इन्वाइटी हो गया है G7 का। पिछले 5 सालों से लगातार प्रधानमंत्री मोदी इसमें भाग ले रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। चीन को आपने देखा होगा एक बारी भी नहीं बुलाया गया है, क्योंकि चीन एक पूरी ऐसी व्यवस्था के लिए, विश्व की व्यवस्था के लिए, विश्व की पीस सिक्योरिटी के लिए वो एक चैलेंज बनकर उभरा है। वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं बनकर उभरा है, वो एक चैलेंज बना है। तो इसीलिए उनको, चीन को इसमें सम्मिलित करना तो बिल्कुल ही जिसे वो कॉन्ट्रडिक्टरी इन टर्म्स होगा। क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें जो भी पड़ोसी देश हैं, साउथ चाइना सी में आप देख लीजिएगा, वहाँ पर उसका कैसा रवैया है, कैसा बर्ताव है। ताइवान के साथ आप देख लीजिएगा जो कैसी उसकी वहाँ पर जो वो एक्सरसाइजेस कर रहा है, जैसे वो अटैक्स को, ताइवान के ऊपर अटैक को सिम्युलेट कर रहा है। उसके जापान के साथ जो उसके संबंध हैं बिल्कुल ही खराब हुए जा रहे हैं। भारत के साथ आप देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में करीब 2020 में जब गलवान का हुआ, वहाँ पर उसने एक 50-60 हज़ार अपने जो सैनिक हैं वहाँ पर इकट्ठा किए हुए हैं। फिलीपींस के विरुद्ध देख लीजिएगा, मलेशिया के विरुद्ध। तो मतलब जो भी उसके जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के मामले में हो या आर्थिक तरीके से अगर देखा जाए, तो वो उसका बिल्कुल ही पूरी जो दुनिया के देश हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारे जो संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, कैसे उनको डीकपल किया जाए। अगर डीकपल नहीं हो सकता है, अपने जो हम आर्थिक संबंधों को एकदम नहीं खत्म कर सकते हैं, तो डी रिस्क कैसे किया जाए, जिससे कि वहाँ पर जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं वो वहाँ पर नहीं जाएं। क्योंकि हमारा जो पूरी दुनिया का जो अनुभव रहा है चीन के साथ कोविड-19 के समय में, वो बहुत ख़राब अनुभव रहा है। क्योंकि उसने सभी सप्लाई चेन्स थी, छोटे छोटे जो आइटम्स थे, उनके ऊपर जो पूरी दुनिया को ज़रूरत थी उसके ऊपर उसने अंकुश लगा दिया था उस समय। और इसीलिए भारत कहा जाए एक रे ऑफ होप बनकर उभरा है पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि भारत अब कहा जाए 8.2% पिछले साल हमारी जीडीपी ग्रोथ थी, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। और इसीलिए अगर वो चाइना +1 करना चाहते हैं तो बहुत सारा जो निवेश वहाँ पर पहले होता रहा है चीन में, वो भारत में हो सकता है और देशों में हो सकता है। तो चीन तो एक चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए। और पूरी दुनिया, चाहे वो G7 में, वो यही एक मुद्दा है। यूक्रेन तो एक बड़ा मुद्दा है, परंतु चीन के साथ भी कैसे बर्ताव किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, जिसके ऊपर इनको एक निर्णय लेना जरूरी होगा। हालांकि हम जानते हैं कि स्पष्ट तौर पर ऐसा कोई विशेष विषय नहीं रखा गया है जिसमें चीन पर सीधी बात हो सके। लेकिन अनेजा जी, ये भी तो बात सही है ना कि हम देखते हैं अफ्रीका एक महत्वपूर्ण मसला रहा है। अफ्रीका एक ऐसा विषय रहा है जिस पर इस G7 के मंच पर विमर्श हो रहा है, चर्चा हो रही है। और अफ्रीका ही वो क्षेत्र है, वो कॉन्टिनेंट है जहां चीन बड़े पैमाने पर निवेश करता रहा है।
अभी नहीं, पहले से ही करता रहा है, एक बहुत बड़ी पैठ बना चुका है। तो ऐसे में क्या ये मंच इन मायनों में भी महत्वपूर्ण है कि कैसे अफ्रीका में भी एक संतुलन की जो बात है उसे सामने लाया जा सके? ममता जी, ये विषय एक थ्योरेटिकली तो ये सही बात है, क्योंकि बैलेंस नहीं है। अभी जो एक तरह से जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स अफ्रीका में इस वक्त जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना। इंडिया की सॉफ्ट पावर है, हमारे डायस्पोरा के लोग हैं, एक तरह से हमारी एक बड़ी स्मूथ एंट्री है अफ्रीका के अंदर। बट जो बड़ा पैसा है, जो बड़ा कैपिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बेल्ट एंड रोड के कई रेलवे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो चीन कर रहा है और वेस्ट नहीं कर रहा। बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स वहाँ जा रही है। दूसरी जो कॉलोनियल हिस्ट्री है वो उनके अगेंस्ट जाती है कि कॉलोनियल पास रह चुकी है, इसलिए पीपल टू पीपल वेस्ट की तरफ भी बहुत अच्छा एक तरह से इमेज नहीं है अफ्रीका के अंदर। तो मुझे लगता है बात तो ज़रूरी होगी, लेकिन उससे बियॉन्ड अगर जाएं तो भारत को क्या करना चाहिए। आई थिंक ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आपने बात की थी कि G20 में हम अफ्रीकन यूनियन को लेके आए थे, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक ब्रेक थ्रू है। अफ्रीकन यूनियन का एक एजेंडा 2063 है, 50 साल की एक प्लान है अफ्रीका को विकसित बनाने के लिए। उसमें बहुत सारे वर्टिकल्स जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत को अपने बलबूते पे वहाँ पर जाने की ज़रूरत है और एक्सप्लोर करना चाहिए कहाँ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको याद होगा कि जब शिंजो आबे जापान के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने एक इंडिया अफ्रीका कॉरिडोर ग्रोथ कॉरिडोर की बात, इंडिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर गुजरात में जो एक जहाँ मिले थे शिंजो आबे और प्रधानमंत्री मोदी, तो वहाँ एक अनाउंस किया गया। मुझे लगता है कि हमें, क्योंकि इतने कैपिटल की वहाँ ज़रूरत है, तो हमें ये दोबारा से एक बातचीत जो किशिदा साहब से होगी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगी, क्योंकि हम क्या भारत और जापान म्यांमार से लेके अफ्रीका तक क्या हम मिलके जापानीज कैपिटल, इंडियन सॉफ्ट पावर और इंडियन कैपेबिलिटीज़, हमारी कंपनीज में अब क्षमता है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले सके, डैम्स बना सके, सड़कें बना सकते हैं। हमने भारत में किया ये काम। तो ये मेरे को लगता है थोड़ा इसकी ज़रूरत है, क्योंकि चाइना का प्रभाव जो है अफ्रीका में बढ़ता जाएगा और बैलेंस लाने की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा कि आप चाइना के विपरीत या उनसे उस तरह की संतुलन की बात कि हमारे इंटरेस्ट एटलीस्ट प्रोटेक्टेड रहे। जी, हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे और बैलेंस जो है वो बना रहे। फिलहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी।